वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई। आज हम लोग पढ़ेंगे थीम 5 ऑफ हिस्ट्री थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी 10th to 17th सेंचुरी। हमने इसके पहले वाला चैप्टर थीम 4 पढ़ा ऑफ थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स के बारे में, थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इंडिया को एक नए नज़रिए से जानेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इंडिया इसमें एक नए नज़रिए से देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ द नज़रिया ऑफ द ट्रैवलर्स। हम लोग इसमें तीन मेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, अल बरूनी, इब्न बरूता एंड फ्रांसिस बर्नियर। तो इन तीनों ने इंडिया को किस तरीके से व्यू करा और इंडिया की हिस्ट्री को कैसे नोट करा, हम उसके बारे में तो थोड़ा इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा चैप्टर लगता है मुझे। एंड जैसे आप पहले पेज पे यहाँ फ़ोटो देख सकते हो, पान लीव्स है, कोकोनट है, तो इंडिया को एक यूनिक आइज़ मिली और एक नया परसेप्शन मिला जिस तरीके से इन्होंने देखा। Women and men have traveled in search of work to escape from natural disasters as traders, merchants, soldiers, priests, pilgrims or driven by a sense of adventure। तो ये बात तो हमेशा से है कि women and men जो है वो हमेशा से ट्रैवल करते रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर काम की तलाश में या नेचुरल डिज़ास्टर से एस्केप करने के लिए, और वो उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में ट्रैवल करा। मतलब कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ मर्चेंट्स थे, कुछ सोल्जर्स थे, कुछ प्रीस्ट थे, कुछ पिलग्रिम्स थे, या फिर कुछ सिर्फ इसलिए ट्रैवल करे थे क्योंकि इन्हें एक सेंस ऑफ एडवेंचर था, नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक था। Those who visit or come to stay in a new land invariably encounter a world that is different in terms of the landscape or physical environment as well as customs, languages, beliefs and practices of people। तो जो लोग एक नई जगह पर जाकर रहते हैं ना, वो लोग एक नई दुनिया को इनकाउंटर करते हैं और उस दुनिया में सब कुछ अलग होता है। मतलब उसकी लैंडस्केप अलग होती है, वो वहाँ पर कैसे फीचर्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट अलग होता है। कहीं पर रिवर्स हैं तो कहीं पर माउंटेन्स हैं तो कहीं पर ग्रीनरी है, एंड कहीं पर मतलब हर जगह का फिजिकल इन्वायरमेंट अलग होता है। कहीं ठंड बहुत है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश बहुत होती है, कहीं पर मौसम बहुत अलग है। हर जगह का अलग अलग तरीका रहता है, और यहाँ तक कि उसके कस्टम्स अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग होती है, बिलीव्स होती है, लोगों की प्रैक्टिसेस अलग होती है। बहुत सारे मैनी ऑफ देम ट्राई टू अडेप्ट टू दीज डिफरेंसेस। तो कुछ लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को इन लोगों के हिसाब से चेंज करें, इन डिफरेंसेस को अडेप्ट करें। कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं जो उनको केयरफुली नोट करते हैं, अकाउंट्स में जो भी वो देखते हैं, जो भी रिमार्केबल उनको लगता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे अकाउंट्स विमेन के द्वारा बहुत कम मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि विमेन या फीमेल्स ने ट्रैवल नहीं करा, फीमेल्स भी ट्रैवल करती थी, लेकिन ऐसे हमारे पास अकाउंट्स नहीं है जो फीमेल्स छोड़ के गई हैं। मतलब फीमेल्स के थ्रू रिटन या फीमेल ने जो अकाउंट्स लिखे हैं नहीं लिखे हैं, वी डोंट नो, क्योंकि हमें ऐसे अकाउंट्स बाय विमेन बहुत नहीं दिखते हैं। जो अकाउंट्स आज की डेट में सर्वाइव करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर वेरी करते हैं। मतलब कोई अकाउंट किस चीज़ को नोट, कोई अकाउंट है जो उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर है, कोई अकाउंट उसके कस्टम्स के ऊपर है, कोई फूड के ऊपर है, तो उनका सब्जेक्ट मैटर चेंज होता है। कुछ उसके अफेयर ऑफ कोर्ट को डील करते हैं, कुछ जो है वो रिलीजियस इशूज़ को फोकस करते हैं, कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स को फोकस करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है विजयनगर सिटी का 15th सेंचुरी में, जो कि अब्दुल रज़क समरकंदी के अकाउंट से आता है। एक डिप्लोमेट है जो कि हेरात से इंडिया विजिट कर रहा था। तो हम चैप्टर 7 में विजयनगर के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से हमें अलग अलग तरीक़ों से एक जगह को देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अकाउंट्स हैं। कुछ केसेस में ट्रैवलर्स जो थे वो अलग अलग जगह नहीं गए। फॉर एग्जांपल मुग़ल एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही अलग अलग अपने एम्पायर में ही घूमकर या फिर जगह जगह जाकर अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते थे। कुछ जो थे वो किस में इंटरेस्टेड थे कि पॉपुलर कस्टम्स को रिकॉर्ड करने में, फोकलोर को, ट्रेडिशंस को, अपने खुद की लैंड को रिकॉर्ड करने में इंटरेस्टेड थे। इस चैप्टर में हम हमारी नॉलेज ऑफ पास्ट कैसे देखेंगे कि कैसे कुछ ट्रैवलर्स जो कि सब कॉन्टिनेंट आए, वो उन्होंने विज़िट करा, वो कुछ अकाउंट्स छोड़ के गए, उनके पर्सपेक्टिव से हम लोग इस कंट्री को देखेंगे और जानेंगे। हम 3 मैन के अकाउंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि अल बिरूनी जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए थे, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में मोरक्को है, 14th सेंचुरी में वो आए थे। एंड थर्ड है हमारे फ्रेंचमैन फ्रांसिस बर्नियर जो कि 17th सेंचुरी में इंडिया आए थे। तो इन अकाउंट्स के थ्रू हम इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे, इस टाइम के इंडिया को। ये फिगर है पान लीव्स एंड कोकोनट का। कोकोनट और पान जो थी वो ऐसी चीज़ें थी जो ट्रैवलर्स को ऐसा लगा कि वाह व्हाट इज़ दिस, उनको अनयूजुअल सी स्ट्रक हुई ये चीज़ें।
ये ऑथर्स बिल्कुल डिफरेंट सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट्स में आए थे। वो ऑफन मोर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटीज़, मतलब जो कि एवरीडे ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हो रहे उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और विच वर टेकन फॉर ग्रांटेड बाय इंडिजिनस राइटर्स, मतलब जो अपने ही लैंड के राइटर्स थे वो इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, बिकॉज फॉर देम इट वाज वेरी नॉर्मल। लेकिन जो ये ट्रैवलर्स बाहर से आए थे उनके लिए ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग थी, बहुत अट्रैक्टिव थी। यही डिफरेंस है और यही वो डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है जो इन ट्रैवलर्स का अकाउंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये हमारे लिए बहुत ही रेपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। सो वेलकम टू माई चैनल डीमिस्टिफाई, एंड हम लोग यहाँ पर क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर पॉइंट को कवर करूँ, लेकिन उनको शॉर्ट रखूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, बट ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो या ज़्यादा आपका टाइम ऑक्यूपाई ना हो। फॉर अदर वीडियोज़ डू चेक आउट माई चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल-बिरूनी एंड द किताब उल हिंद, फ्रॉम ख्वारिज़्म टू द पंजाब। अल-बिरूनी जो थे वो 1973 में उनका जन्म हुआ था, वो बॉर्न हुए थे इन ख्वारिज़्म, जो कि प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में। ख्वारिज़्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है लर्निंग का, और अल-बिरूनी ने हमेशा से बेस्ट एजुकेशन जो अवेलेबल थी उसको रिसीव करा उस टाइम पर। तो ही वॉज़ वेल वर्स्ड, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी, सिरियाक, अराबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत भी आती थी। ऑल्दो उनको ग्रीक नहीं आता था, फिर भी वो ग्रीक फ़िलोसोफर्स प्लेटो और बाकी अदर ग्रीक फ़िलोसोफर्स की वर्क के साथ काफ़ी फेमिलियर थे, उन्हें पता था क्योंकि उन्होंने उसका अरेबिक ट्रांसलेशन पढ़ा था। तो हम देख सकते हैं कि अल-बिरूनी काफ़ी वेल रेड थे, काफ़ी नॉलेजेबल थे। ओके, हम यहाँ थे 107 में, ईयर 107 यानी कि 11th सेंचुरी में सुल्तान महमूद जो थे उन्होंने ख्वारिज़्म पे इन्वेड कर दिया और उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स और पोइट्स को अपनी कैपिटल वापस लाए, गज़नी। ओके, तब महमूद की कैपिटल थी गज़नी, तो अल-बिरूनी उनमें से एक थे। वो गज़नी में आए तो एक हॉस्टेज के जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको ये सिटी पसंद आने लग गई और उन्होंने अपनी बाकी पूरी मोस्ट ऑफ दी ज़िंदगी, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ तो थी, उनकी डेथ तक 70 ईयर्स जब उनकी डेथ हुई थी तब तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गज़नी में ही स्पेंड करी थी। गज़नी में था कि जब अल-बिरूनी को इंडिया में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ये अनयूजुअल था, ये अनयूजुअल नहीं था, मतलब ये काफ़ी यूजुअल था, नॉर्मल था, क्योंकि उन्होंने संस्कृत वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और जिनका ट्रांसलेशन अराबिक में हुआ था 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से उन्होंने ये पढ़ना शुरू करा था। तो जब वो जब पंजाब गजनाविद एम्पायर का ये यानी उसका एक पार्ट बना, तब लोगों के साथ, लोकल्स के साथ कांटेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और इसने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। तो अल-बिरूनी ने बहुत सारे ईयर्स स्पेंड करे ब्राह्मण प्रीस्ट और पंडितों की कंपनी में, स्कॉलर्स की कंपनी में। उन्होंने संस्कृत सीखी और वहाँ के मतलब हमारे रिलीजन को समझा, उसको पढ़ा, फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ा। तो उनकी आइटिनरी जो थी वो क्लियर नहीं थी इतनी, लेकिन ये लाइकली है कि उन्होंने वाइडली ट्रैवल किया पंजाब में और बहुत सारे बाकी नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में। तो अल-बिरूनी के हमें ये पता चलता है कि इस वजह से जब पंजाब के ऊपर कंट्रोल आया, जब पंजाब गजनाविद एम्पायर का पार्ट बना, तब अल-बिरूनी का इंटरेस्ट इंडिया में और ज़्यादा जागा। अल-बिरूनीज ऑब्जेक्टिव्स, अल-बिरूनी ने अपने वर्क को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है: अ हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस विद देम, द हिंदूज, एंड एज अ रेपिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद देम। तो अल-बिरूनी डिस्क्राइब करते हैं कि उनके वर्क का, उनके अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जिन लोगों को हिंदूज़ के बारे में जानना था, उनके क्वेश्चंस डिस्कस, रिलीजियस क्वेश्चंस को डिस्कस करना था और जो उनके साथ एसोसिएट करना चाहते थे उनके लिए अल-बिरूनी का वर्क बहुत हेल्पफुल था। ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, शेयरिंग आइडियाज़, अल-बिरूनी की एक्सपर्टीज़ जो थी वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में थी, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस के वर्क को, टेक्स्ट को पढ़ा और उसको वो कंपेयर कर पाते थे। तो उन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को, जैसे पतंजलि की वर्क जो ग्रामर पे जो पतंजलि का काम था उसको अराबिक में ट्रांसलेट किया। उसके ब्राह्मण फ्रेंड्स के लिए भी उन्होंने करा कि यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, तो यूक्लिड के वर्क्स को उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट करा। तो ये उनकी एक्सपर्टीज़ थी अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया था।
ट्रैवल लिटरेचर जो था वो एक एक्सेप्टेड पार्ट था अरेबिक लिटरेचर का, मतलब जहाँ भी ट्रैवल करते थे तो उसमें आप अकाउंट्स लिखते थे, वो जो था वो लिटरेचर जो था वो अरेबिक लिटरेचर का एक एक्सेप्टेड पार्ट था जब वो उन्होंने लिखा। ये लिटरेचर जो था वो डील करता था जितने फार अपार्ट लैंड से, जैसे सहारा डेजर्ट इन टू द वेस्ट, to the river Volga in the north. So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many others outside India may have done so. क्योंकि अरेबिक लिटरेचर में ट्रैवल लिटरेचर के अकाउंट्स बहुत कॉमन थे, लेकिन इंडिया में ये इतना कॉमन नहीं था। तो अल-बिरूनी के अकाउंट्स 1500 के पहले बहुत कम लोगों ने इंडिया में पढ़े होंगे, लेकिन इंडिया के बाहर अल-बिरूनी के काम बहुत लोगों ने पढ़े होंगे। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ओके, द किताब उल हिंद, अल-बिरूनी की किताब उल हिंद जो थी वो अरेबिक में लिखी गई थी और सिंपल थी, ल्यूसिड थी, काफ़ी क्रिएटिव थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव थी, बहुत वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है ये। इसमें 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें वर्क दिख सकता है, जैसे रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकॉनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। तो इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें अल-बिरूनी की इस किताब उल हिंद में वर्क हमें बहुत ईजीली मिल जाता है। जनरली, हमेशा तो नहीं, अल-बिरूनी ने एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर हर चैप्टर के लिए अडॉप्ट किया है। उन्होंने जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ बिगिन किया है, फॉलोइंग दिस अप विद अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन संस्कृतिक ट्रेडिशंस और कंक्लूडिंग विद अ कंपैरिजन विद अदर कल्चर। तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करा है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करा है सांस्कृतिक ट्रेडिशंस का और बाकी कल्चर्स के साथ उसे कंपेयर करा है। कुछ प्रेजेंट डे स्कॉलर्स ने आर्ग्यू करा है कि ये एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो अल-बिरूनी ने अडॉप्ट किया कि क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन करके फिर एंड करके उसके एंड उसका कंपैरिजन के साथ करके, ये बहुत ही रिमार्केबल है क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज है। इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ही सही है, बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही फैक्चुअल है, कुछ भी ऐसा झूठा सा या फिर बहुत ही फिक्शियस सा नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि उसका मैथमेटिकल ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है। अल-बिरूनी जिसने अरेबिक में लिखा, उनका प्रोबेबली इंटेंशन ये था कि लोगों को ये पता चल सके कि इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में पता चल सके। वो फेमिलियर थे इसके ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन ऑफ संस्कृत के साथ, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट के साथ जो अरेबिक में हुए थे, और ये फेबल्स मतलब स्टोरीज़ वगैरह से लेकर एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन सब तक रेंज करते थे। तो वो इन ट्रांसलेशंस के साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर थे। However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. तो वो इनको एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि जिस तरीके से इन टेक्स्ट को लिखा जाता था, और वो चाहते थे कि इस चीज़ को इम्प्रूव करें। Hindu. The term Hindu was derived from an old Persian word used 6th to 5th centuries BCE to refer to the region east of the river Sindhu. इंडस रिवर के ईस्टर्न पार्ट को हिंदू बोला जाता था। ये ओल्ड पर्शियन वर्ड है। अरब्स जो थे वो कंटिन्यूड द पर्शियन यूसेज एंड कॉल द रीजन अल हिंद, एंड उसके लोगों को हिंदी बुलाते थे। ठीक है। लेटर जो टर्क्स थे, जो कि टर्किश थे, वो यहाँ के लोगों को मतलब इंडस के ईस्ट के लोगों को हिंदू बुलाते थे, इस जगह को हिंदुस्तान बुलाते थे और इनकी लैंग्वेज को हिंदवी बुलाते थे। इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं वो करता है, ये सिर्फ उनकी लैंग्वेज में इस टर्म को यूज़ किया जाता था इस ज्योग्राफी को डिनोट करने के लिए। बाद में ऐसा हुआ कि हिंदू को रिलीजियस उसमें यूज़ करने लगे, लेकिन इसके पहले हिंदू का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। देखिए ये फिगर देख लीजिए। This is an illustration from a 13th century Arabic manuscript. 13th century manuscript का एक illustration drawing painting है ये, जो कि एथेनियन स्टेट्समैन और पोएट सोलोन को, जो कि 6th century BC में रहते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है। देखिए इनकी क्लोथ्स और किस तरीके से उनको दिखाया गया है, इनकी स्टाइल वगैरह हम सब यहाँ पर देख सकते हैं। आर दीज क्लोथ्स ग्रीक और अरेबियन? मुझे तो लग रहा है कि थोड़े से अरेबियन क्लोथ्स लग रहे हैं, ग्रीक ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, बट मे भी हो सकता है कि दोनों इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ओके। इब्न बतूताज रिहला, एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। इब्न बतूता की जो बुक्स है वो ट्रैवल्स के ऊपर है। इनका नाम है रिहला। ये अरबिक में लिखी गई है और ये एक्सट्रीमली रिच और इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताती है हमें सब कॉन्टिनेंट के सोशल और कल्चर लाइफ के बारे में फ्रॉम द टाइम स्पैन ऑफ 14th सेंचुरी। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बतूता, और ये टैंजियर में बॉर्न हुए थे
मोस्ट रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिलीज़ में बॉर्न हुए थे, जो कि इस्लामिक रिलीजियस लॉ जो कि शरिया है उसमें बहुत ही रिस्पेक्टेड और एक्सपर्ट माने जाते थे, उसमें इब्न बतूता का बर्थ हुआ था। वो अपनी फैमिली के ट्रेडिशन से बहुत ट्रू थे। इब्न बतूता ने अपनी लिटरली और स्कॉलिस्टिक एजुकेशन रिसीव करी जब वो बहुत यंग थे, तो वो काफ़ी एजुकेटेड और वेल रेड थे। अनलाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ इस क्लास, इब्न बतूता ने कंसिडर करा एक्सपीरियंस कैसे गेन करा उन्होंने, थ्रू ट्रैवल्स। उनको लगा कि यार ये जो बुक्स की नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान है, उससे ज़्यादा ट्रैवल करके हम ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ये नोशन जो है ये उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वेल रेड और बुक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। तो उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, बहुत दूर दूर जगह जाते थे, नए वर्ल्ड्स को, उनके ट्रेडिशन को, लोगों को एक्सप्लोर करते थे। 1332-33 में वो इंडिया में निकलने से पहले उनका एक उन्होंने एक तीर्थ यात्रा करी थी मेक्का में। मेक्का गए थे वो तीर्थ यात्रा पे, और उन्होंने ऑलरेडी इसके पहले सीरिया, इराक, पर्शियन, येमेन, ओमन, कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, इन जगहों पर वो ऑलरेडी अभी तक ट्रैवल कर चुके थे। ओके, सेंट्रल एशिया वो ट्रैवल करे थे। इब्न बतूता जो थे वो 1333 में सिंध पहुँचे। सिंध आप पता है आज भी पाकिस्तान का एक पार्ट है। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उस टाइम सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, उनके बारे में बहुत सुना था, और उनकी रेप्यूटेशन ने उनको ल्योर करा था एज अ जनरस पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो आर्ट्स और लेटर्स के बहुत अच्छे बहुत ही फ़ैन थे। इनकी तारीफ़ सुन के इब्न बतूता जो है वो दिल्ली आए, दिल्ली के लिए निकल गए, और वो मुल्तान और उच्च से पास होते हुए दिल्ली पहुँचे। सुल्तान जो थे वो इब्न बतूता की स्कॉलरशिप से काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने इब्न बतूता को अपना काजी या अपना जज ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर दिया। तो वो बहुत सालों तक उस पोजीशन में रहे। फाइनली वो फेल आउट ऑफ फेवर एंड वाज थ्रोन इनटू प्रिजन। तो फाइनली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कि उनको जेल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई उनकी और सुल्तान के बीच में। जब वो क्लियर हो गई तो वापस से उनको प्रिजन से बाहर निकाल के उनको सर्विस दे दी गई, और 1342 में उनको ऑर्डर कर दिया गया कि वो चाइना चले जाए सुल्तान के एनवॉय में टू द मंगोल रूलर। तो चाइना चले जाए एज पार्ट ऑफ द सुल्तान एनवॉय। ये न्यू असाइनमेंट के साथ इब्न बतूता जो थे वो मालाबार कोस्ट के थ्रू प्रोसीडेड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया। मालाबार से ही वेंट टू द मालदीव्स, जहाँ पे वो 18 महीने के लिए रुके एज द काजी, बट इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड करा कि अब उन्हें श्रीलंका मूव करना चाहिए। वो वापस से एक बार और मालाबार कोस्ट के थ्रू एंड द मालदीव्स एंड फिर चाइना में अपना मिशन रिज्यूम करने से पहले वो बंगाल विजिट करा, उन्होंने आसाम भी विजिट करा। वो एक शिप के थ्रू सुमत्रा गए, और वहाँ से अनदर शिप फॉर चाइनीज़ पोर्ट टाउन ऑफ जैतून, जो कि आज क्वांजो के नाम से जानी जाती है। तो वो बंगाल, आसाम होते हुए एक शिप के थ्रू चाइना पहुँचे। उन्होंने चाइना में बहुत ट्रैवल्स करे, एक्सटेंसिवली वहाँ ट्रैवल करा, बीजिंग तक गए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुके, और फिर 1347 में उन्होंने सोचा कि उन्हें मोरक्को वापस आना चाहिए। इनका ये जो अकाउंट है ये ऑफन कंपेयर किया जाता है मार्को पोलो के अकाउंट के साथ, जिन्होंने चाइना विजिट करा, और इंडिया भी मार्को पोलो विजिट करा। और मार्को पोलो कहाँ के थे? वेनिस के थे, और वो लेट 13th सेंचुरी में उन्होंने इंडिया चाइना विजिट करा था। तो इब्न बतूता जो थे उन्होंने मेटिकुलसली बहुत डिटेल्ड में हर अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करा था। जो भी नए कल्चर्स वो देखते थे, पीपल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ को देखते थे। हमें ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ये ग्लोब ट्रॉटर, मतलब पूरे ग्लोब में ये जो ट्रैवल करते थे वो ट्रैवल करते 14th सेंचुरी में, जब वो मच मोर आर्डुअस एंड हज़ार्डस टू ट्रैवल दैन इट इज़ टुडे। मतलब उस टाइम पर ट्रैवल करना और ज़्यादा डेंजरस था। तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग उनको 40 डेज़ लगे। डेंजरस था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था आज के कंपैरिजन में। आज तो बहुत ईजी हो गया है हमारे लिए ट्रैवल करना। तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग उन्हें मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल करने में 40 डेज़ लगे, एंड सिंध से दिल्ली ट्रैवल करने में 50 डेज़ लगे, जो कि आज तो कुछ घंटों का सफ़र है। ओके, अ फ्यू आवर्स। Distance from Daulatabad to Delhi was covered in 40 days, while that from Gwalior to Delhi took 10 days. Okay, यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। The bird leaves its nest. This is an excerpt from रेला। रेला से एक excerpt है। My departure from Tangier, जहाँ उनकी birth place है, took place on Thursday. Thursday को वो Tangier से निकले, अकेले निकले। उनका कोई फेलो ट्रैवलर नहीं था, कोई कारवां नहीं था जिसके साथ वो ज्वाइन कर सके। बट
स्वेड बाय एन ओवर मास्टरिंग इम्पल्स, मतलब अंदर से उनकी इच्छा जागी थी कि उनकी डिज़ायर थी और बहुत लंबे समय से डिज़ायर थी कि वो ये अलग अलग जगह पर जाकर ट्रैवल करें. सो उन्होंने ये रेजोल्यूशन करा कि उन्होंने अपने सारे डियर वंस, फीमेल एंड मेल, और मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, जैसे एक बर्ड अपने नेस्ट को छोड़ के दूसरी जगह ट्रैवल दूर दराज जाती है, तो वो भी अपने घर को छोड़ के दूर दराज ट्रैवल करने के लिए निकल गए. उस टाइम पे उनकी एज जो थी वो 22 ईयर्स थी. इब्न बरूता 1354 में अपने घर वापस लौटे, जब वो 30 साल बाद, मतलब वो अब 1354 में अब उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 52 ईयर्स हो गई थी. तो 30 साल बाद इब्न बतूता वापस टैंजियर पहुँचे. ये फिगर है रॉबर्स अटैकिंग ट्रैवलर्स, अ 16th सेंचुरी मुगल पेंटिंग. ये बहुत कॉमन चीज़ थी, आज भी कॉमन है वैसे, बट उस टाइम पर और ज़्यादा कॉमन थी क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर इतना प्रोटेक्शन नहीं था. हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द ट्रैवलर फ्रॉम रॉबर्स? कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखिए, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं वो रॉबर्स हैं, जो वेल ड्रेस्ड है वो ट्रैवलर्स है. वो कैसे भाग रहे हैं, और देखिए रॉबर्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि उनका पीछा कर रहे हैं, उनसे चीज़ें चुराने की कोशिश कर रहे हैं. तो ट्रैवलर्स और रॉबर्स बहुत क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहे हैं. ये फिगर देखिए, ये फिगर है एक बोट कैरिंग पैसेंजर्स, अ टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम अ टेम्पल इन बंगाल 17th-18th सेंचुरी. तो बंगाल में बंगाल की एक टेम्पल में ये स्कल्पचर है जिसमें बोट में पैसेंजर्स जा रहे हैं 1718 में. व्हाई डू यू थिंक सम ऑफ द पैसेंजर्स आर कैरिंग आर्म्स? हो सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि सी से ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं था, काफ़ी डेंजरस टास्क था, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो आर्म्स कैरी कर रहे हैं. द लोनली ट्रैवलर. Robbers were not only the hazard on long journeys, the traveler could feel homesick or fall ill. Here is an excerpt from Riela. तो रियला में लिखा है कि रॉबर्स ही एक डेंजर मतलब वो नहीं थे. इसके अलावा जो ट्रैवलर है, हो सकता है उसको एकदम घर की बहुत याद आ जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए, तो ऐसे केस में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल का काम था. I was attacked by the fever and I actually tied myself on the saddle with a turban cloth in case I should fall off by reason of my weakness. So at last we reached the town of Tunis and the townsfolk came out to welcome the Sheikh and the son of the Qazi. On all sides they came forward with greetings and questions to one another, but not a soul said a word of greeting to me since there was none of them I knew. तो वो कहते हैं कि रास्ते में मैं जब टाउन ऑफ ट्यूनिस पहुंचा तो मैं उसके रास्ते में मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, तो मैंने अपने आप को बांध लिया था मेरी पगड़ी से, मतलब मैंने अपने आप को बांध लिया था सैडल के साथ, कि ऐसा ना हो कि मैं मतलब इतना बीमार, इतना वीक हूँ कि मैं गिर ही जाऊँ उससे, जो जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे. तो इसलिए उन्होंने उससे बांध लिया था कपड़े से अपने आप को. जब वो ट्यूनिस पहुँचे तो टाउन्स फोक जो थे, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने सबको ग्रीट करा, शेख को, काजी के बेटे को ग्रीट करा, लेकिन किसी ने भी उनको ग्रीट नहीं करा क्योंकि कोई उन्हें नहीं जानता था और वो किसी को नहीं जानते थे. ठीक है. I felt so sad at heart on account of my loneliness that I could not restrain the tears that started to my eyes and wept bitterly. But one of the pilgrims, realizing the cause of my distress, came up to me with a greeting. तो ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है कि उन्हें इतना बुरा लगा कि किसी ने भी उन्हें ट्रीट नहीं करा, तो वो रोने लग गए और उनका रोना रोक नहीं पाए. तो फिर ये देखकर एक पिलग्रिम जो थे वो आगे आए, उन्हें समझ में आ गया कि इसलिए रो रहे क्योंकि बहुत ही लोनली, अकेला फील कर रहे हैं, और आकर उनको ग्रीट कराएं. जस्ट लाइक दैट. तो ये चीज़ें होती थी कि ट्रैवलर वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे तो घर की याद आ जाए, किसी की याद आ जाए. ये मैप 1 है. दीज आर द प्लेसेस विजिटेड बाय इब्न बतूता इन अफगानिस्तान, सिंध एंड पंजाब. मैनी ऑफ द प्लेस नेम्स हैव बीन स्पेल्ड एज इब्न बतूता वुड हैव नोन देम. तो गजना, प्रॉबेबली गजनी, कांदाहार, अंदखोय, तिरमिद, बल्क, कुंदूज, पारवान, ये है अजुदहन, मुल्तान, ऊजा जो कि आज में भी ऊका होगा, अबूहर, सरस्वती, हंसी, दहली जो कि आज दिल्ली है, सतलज ये रिवर है, लहरी जो कि आई थिंक लाहौर हो सकता है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट यूज द स्केल ऑन द मैप टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन माइल्स बिटवीन मुल्तान एंड दिल्ली. सो वाओ. ओके. ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर. क्यों इनसिक्योर थी? इब्न बतूता को बैंड्स और रॉबर्स ने बहुत बार अटैक किया था. इनफैक्ट वो प्रेफर करते थे एक कारवा में ट्रैवल करना जिनके साथ वो कंपेनियंस के साथ ट्रैवल करें, लेकिन हाईवे के रॉबर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कारवा में ट्रैवल करें, अकेले ट्रैवल करें. मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल करते वक्त जैसे एक बार हुआ था कि उनके कारवान को अटैक कर दिया गया था और बहुत सारे उनके फेलो ट्रैवलर्स होते उनकी जान भी चली गई थी. जो ट्रैवलर्स बच गए थे इंक्लूडिंग इब्न बतूता, वो बहुत सीवियरली वुंडेड थे, उन्हें बहुत चोटें आई थी.
द इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज़। जैसा कि हमने देखा इब्न बतूता बहुत ही क्यूरियस ट्रैवलर थे, जिन्होंने बहुत सारे साल निकाले नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया में ट्रैवल करते हुए। हो सकता है कि उन्होंने शायद रशिया भी विजिट करा था, और इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, हर जगह विजिट करी। और अपने नेटिव लैंड मोरक्को पहुंचने से पहले जब वो वापस लौटे, जो लोकल रूलर था, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू करे ताकि उनकी स्टोरीज को रिकॉर्ड करा जा सके। Education and entertainment. This is what Ibn Juzay, who was deputed to write that Ibn Battuta dictated, said in his introduction. तो जब वो अपने लैंड वापस पहुंचे तो डिक्टेट करा जाता था कि इब्न बतूता जो भी बोले वो इब्न जुज़ै लिखे। तो ये वो लिखते हैं। A gracious direction was transmitted by the ruler that he, Ibn Battuta, should dictate an account of the cities which he had seen in his travel and of the interesting events which had clung up to his memory, that he should speak of those whom he had met, of the rulers of countries, of their distinguished men of learning and their pious saints. तो इब्न जुज़ै ये लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि यहाँ के हमारे रूलर ने कहा है कि इब्न बतूता जहाँ जहाँ होकर आए हैं, जिन सिटीज़ में उन्होंने ट्रैवल करा है, उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाए, जिन लोगों से मिले हैं, जिन रूलर से मिले, उनके कंट्रीज़ के बारे में। अकॉर्डिंगली उन्होंने वो डिक्टेट करते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। A narrative which gave entertainment to the mind and delight to the ears and eyes। मतलब वो जैसे जैसे बोलते गए तो ये माइंड के लिए, ईयर्स के लिए, आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। इतनी सारी नई चीज़ें और नई बातें उनको पता चली थी। With a variety of curious particulars, by the exposition of which he gave edification, and of marvelous things by referring to which he aroused interest. In the footsteps of Ibn Battuta। ये फिगर देख लीजिए पहले। 18th सेंचुरी में पेंटिंग डिपिक्टिंग ट्रैवलर्स गैदर्ड अराउंड अ कैंप फायर। कैसे रात को वो कैंप फायर के अराउंड गैदर करके एंड रात को करते थे। इन द सेंचुरीज बिटवीन 1400 and 1800 विजिटर्स टू इंडिया रोट अ नंबर ऑफ ट्रैवलोग्स इन पर्शियन। बहुत सारे ऐसे जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने पर्शियन में लिखे। उसी समय पे इंडियन विजिटर्स भी गए, मतलब इंडिया के लोगों ने भी सेंट्रल एशिया विजिट करा, ईरान विजिट करा, ऑटोमन एम्पायर विजिट करा, समटाइम्स उसके बारे में लिखा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ये राइटर्स जो थे वो अल बिरूनी और इब्न बतूता के फुटस्टेप्स को इन्होंने फॉलो करा, क्योंकि कई बार इन्होंने इनके बारे में पढ़ा होता था। इनमें से बेस्ट नोन राइटर्स हैं अब्दर रज़क समरकंदी, जिन्होंने साउथ इंडिया को विज़िट करा 1440s में, महमूद वली बल्खी जो कि बहुत दूर दराज से ट्रैवल करके 1620 में आए, और शेख अली हज़ीन जो कि नॉर्थ इंडिया आए 1740 में। इनमें से कुछ ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, और इनमें से एक जो महमूद बल्खी थे वो तो एक सन्यासी भी बन गए कुछ समय के लिए। बाकी जो थे हज़ीन जो थे वो डिसअपॉइंटेड थे, और उन्होंने इंडिया से बहुत डिस्गस्टेड भी थे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो एक रियल रेड कारपेट ट्रीटमेंट यहाँ पर उनको मिलेगा इंडिया में, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। कुछ लोगों ने इंडिया को लैंड ऑफ वंडर्स की तरह भी देखा। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस करे, अकाउंट्स करे, और इंडिया के बारे में उनकी अलग अलग सोच थी। हम आ जाते हैं हमारे थर्ड ट्रैवलर पर, जो है फ्रांसिस बर्नियर। ये एक फ्रेंच मैन है। इसके पहले हमने इब्न बतूता और अल बरूनी के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है। Once Francis Bernier, a doctor with a difference. Once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices. A few of them, such as the Jesuit Roberto Nobili, even translated Indian texts into European languages. तो ये बात हमें पता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी करी थी। इंडिया आए थे वो पोर्चुगल से, एंड उसके बाद से बहुत सारे ऐसे पोर्चुगीज़ हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे हैं, इसके सोशल कस्टम्स पर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जिसवी एक रॉबर्टो नोबली थे जिन्होंने कुछ इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करा है। इनमें से बेस्ट नोन पोर्चुगीज़ राइटर जो थे वो एडुआर्दो बारबोसा, जिन्होंने ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे हैं। बाद में 1600 के बाद फ्रेंच ट्रैवलर्स इंडिया में, फिर उसके बाद 1600 के बाद डच आए, इंग्लिश आए, एंड उसके बाद फ्रेंच ट्रैवलर्स भी आए। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़, देन डच, इंग्लिश, और फिर फ्रेंच भी आए। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच जूलर जो थे वो है जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, और जो इंडिया एटलीस्ट 6 बार आए, 6 बार वो इंडिया आए। एंड वो पर्टिकुलरली किससे फैसिनेटेड थे? ट्रेडिंग कंडीशंस इन इंडिया, और उन्होंने इंडिया को कंपेयर करा ईरान के साथ और ऑटोमन एम्पायर के साथ। तो इनमें से कुछ ऐसे ट्रैवलर्स थे जैसे कि इटालियन एक डॉक्टर थे मेनुची, जो कि यूरोप वापस कभी गए ही नहीं, वो परमानेंटली इंडिया में ही सेटल हो गए।
ओके तो अलग अलग ट्रैवलर्स आए, उनके अलग अलग जिस तरीके से मतलब कुछ लोगों को इंडिया बहुत पसंद आया, जैसे कि ये मनुची टैलेंट डॉक्टर, ये कभी वापस गए ही नहीं यूरोप, इंडिया में ही सेटल हो गए। कुछ लोगों को इंडिया नहीं भी पसंद आया, हमने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा कि कुछ को इंडिया बहुत ही डिस्गस्टेड वाला लगा। तो ये हर ट्रैवलर की अपनी खुद की उसके ऊपर है। किसी को उसकी ट्रेडिंग कंडीशंस बहुत अच्छे लगे, किसी को इंडिया के रिलीजियस कस्टम्स ने अपील करा, किसी को सोशल कस्टम्स ने, बहुत अलग अलग ट्रैवलर्स को अलग अलग चीज़ों से अपील हुआ, जिस वजह से आज हमारे पास उनका एक बहुत डिटेल्ड अकाउंट मिल जाता है, मतलब बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर। ओके फ्रांसिस बर्नियर जो थे वो एक फ्रेंच मैन थे, ठीक है, फ्रेंच थे, वो एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और एक हिस्टोरियन थे। तो बाकी जैसे बाकी बहुत सारे जो ट्रैवलर्स और आए थे उनके जैसे वो भी मुग़ल एम्पायर आए थे और अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च में मुग़ल एम्पायर में वो सोचा था कि उनको भी कुछ यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ऑक्यूपेशन या कुछ मिलेगा। ओके वो इंडिया में उन्होंने वो 12 ईयर्स 12 साल तक इंडिया में रहे, 1656 से 1668 तक। एंड प्रिंस तारा शिकोह से वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे और वो उनके फिजिशियन थे। प्रिंस तारा शिकोह अगर आपको पता है तो वो शाहजहाँ के एल्डेस्ट सन हैं, जिनको फिर बाद में औरंगज़ेब ने मार दिया था। एंड उसके बाद वो एक इंटेलेक्चुअल और एक साइंटिस्ट भी थे विथ कौन, दानिशमंद खान, एंड आर्मीनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट के साथ उनका क्लोज कनेक्शन था ही सही। देखिए ये दिस इज़ अ 17th century पेंटिंग डिपिक्टिंग बर्नियर इन यूरोपियन क्लोथ्स। okay and this is a painting depicting Tavernier in Indian clothes. okay comparing east and west, क्या है ये कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब उन्होंने कंपेयर करा है कैसे इंडिया को अलग अलग। उससे आगे देखते हैं। बर्नियर जो है वो बहुत कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने ट्रैवल करा, वास्ट कंट्री में उन्होंने ट्रैवल करा और उन्होंने सभी चीज़ों के अकाउंट्स लिखे, जो कुछ उन्होंने देखा उन्होंने उसके अकाउंट्स लिखे और उन्होंने फ्रीक्वेंटली जो कुछ इंडिया में देखा ना उसको यूरोप के साथ उन्होंने कंपेयर करा। ओके तो उन्होंने अपनी मेजर राइटिंग जो है वो किसको डेडिकेट करी, लुई 16 को और किंग ऑफ फ्रांस को, और उनके बहुत सारे और जो वर्क्स जो है वो इन फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल टू इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स हैं। तो मतलब उनका मेजर अकाउंट्स जो हमें मिलते हैं वो किस फॉर्म में है कि उन्होंने लेटर्स लिखे हैं ऑफिशियल्स को, इन्फ्लुएंशियल्स को, मिनिस्टर्स को। तो वर्चुअली देखा जाए तो बर्नियर जो थे उन्होंने हर सेंस में इंडिया को जैसे देखा वैसे उन्होंने डिस्क्राइब करा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट्स इन यूरोप के साथ कंपेयर करते हुए इंडिया को उन्होंने जैसे देखा वैसे उन्होंने उसके अकाउंट्स लिखे, उसकी नोट करा। तो जैसे हम देखेंगे कि ये असेसमेंट हमेशा सही नहीं था। जैसे हमने देखा था कि अल बरूनी का जो असेसमेंट था, जो प्रिडिक्टेबिलिटी वो बहुत ही एक्यूरेट थी। इन केस ऑफ बर्नियर दिस वाज नॉट ऑलवेज ट्रू। उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी या उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उनके वर्क्स पब्लिश हुए थे तो बर्नियर की जो वर्क्स है बहुत ही पॉपुलर हो गए, बहुत लोगों ने पढ़े। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ट्रैवलिंग विद द मुगल आर्मी। ये बर्नियर का एक अकाउंट है। बर्नियर ऑफर मुगल आर्मी के साथ ट्रैवल करता था और ये उनका एक्सर्प्ट है कि जब उनकी आर्मी जो है वो कश्मीर जा रही थी। आई एम एक्सपेक्टेड टू कीप 2 good Turkoman horses and I also take with me a powerful Persian camel and driver, a groom for my horses, a cook and a servant to go before my horse with a flask of water in his hand according to the custom of the country. तो कहते कि कंट्री के कस्टम के अकॉर्डिंग जिस पोजीशन पे बर्नियर थे और वो कश्मीर जा रहे थे तो उनको अपने साथ 2 तुर्कमान हॉर्सेस को मेंटेन करा था, ठीक है, उसके साथ एक पावरफुल पर्शियन कैमल को मेंटेन करना था और एक ड्राइवर होना चाहिए जो उस कैमल को, मतलब वो ड्राइवर होना चाहिए जो कि हॉर्स को संभाल लेगा, ड्राइव करेगा। उसी के साथ साथ एक कुक भी होगा, एक सर्वेंट भी होगा, ओके, और वो सर्वेंट मतलब वो घोड़े की देखभाल करेगा, पानी वगैरह पिलाएगा करेगा। और ये अकॉर्डिंग टू द कस्टम, मतलब उस टाइम पर यही बोलते हैं। देखिए जैसे आज की कस्टम क्या बोलती है कि अगर कोई भी ऑफिशियल बाहर से आते हैं, कोई दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आते हैं या वो आते हैं, तो हम जैसे अगर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनको जाते हैं, रिसीव करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम का एक कस्टम था। उनको एक बहुत ही यूज़फुल आर्टिकल भी दिया गया, जैसे कि एक टेंट of moderate size, a carpet, portable bed made of 4 very strong but light canes, a pillow, a mattress, round leather tablecloths used at meals, some few napkins of dyed cloth, 3 small bags with culinary utensils, which are all placed in a large bag, and this bag is again carried in a very capacious and strong double sack or net made in
मेड ऑफ लेदर थॉन्ग्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनको इसके अलावा हॉर्स, कैमल, ड्राइवर, कुक, सर्वेंट, इनके अलावा ये सारी चीज़ें भी दी गई, टेंट दिया गया एंड यूटेंसिल्स वगैरह, पिलो वगैरह, बेडिंग एक्सेट्रा, ये सब अलग चीज़ें भी दी गई और इसको एक बड़े से बैग में कैरी करा गया। ये डबल सैक जो है इसमें इसके अलावा और भी सारे प्रोविजंस हैं, जैसे लिनन है, वेयरिंग अपैरल है, और दोनों जो है वो मास्टर एंड सर्वेंट्स के लिए, मतलब दोनों के लिए है। ओके, I have taken care to lay in a stock of excellent rice for 5 or 6 days consumption of sweet biscuits flavored with anise, a herb of limes and sugar। तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा मैंने मतलब 5 या 6 दिन तक मैं चावल खा सकूँ इतना मेरे पास राइस है कंजम्पशन के लिए, स्वीट बिस्किट्स है, एक डिश होती होगी कोई, तो ये फ्लेवर्ड विद अनीस, अनीस एक हर्ब का नाम है। तो नॉर हैव आई फॉरगॉटन अ लिनन बैग विद अ स्मॉल आयरन हुक फॉर द पर्पस ऑफ सस्पेंडिंग एंड ड्रेनिंग दही और कर्ड्स। तो उनके पास एक छोटा सा लिनन बैग भी है जिससे कि वो दही या कर्ड को सस्पेंड कर सके, मतलब टांग सके। नथिंग बीइंग कंसिडर्ड टू रिफ्रेशिंग इन दिस कंट्री एज लेमनेट एंड दही। तो देखिए इस कंट्री में लेमनेट और दही से ज़्यादा रिफ्रेशिंग और कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स कि बर्नियर अगर नोट करते हैं कि जब वो ट्रैवल करते थे मुगल आर्मी के साथ, तो दीज आर द थिंग्स जो वो कैरी करते थे। द क्रिएशन एंड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ अबाउट इंडिया। The writings of European travelers helped produce an image of India for Europeans through the printing and circulation of their books। तो यूरोपियंस ने जो भी अकाउंट्स वगैरह लिखे इंडिया के ऊपर, उनकी प्रिंटिंग होती थी और उनका सर्कुलेशन होता था और वो बुक्स को सर्कुलेट किया जाता था। लेटर आफ्टर 1750 when Indians like Sheikh Itisamuddin and Mirza Abu Talib visited Europe and confronted this image that Europeans had of their society, they tried to influence it by producing their own version of matters। तो बाद में ये जो राइटर्स है जैसे कि शेख इतिसामुद्दीन है या मिर्ज़ा अबू तलीब है, इन्होंने जब ये इंडिया विज़िट करा और ये अकाउंट्स भी पढ़ा, तब उन्होंने कन्फ्रंट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो यूरोपियंस अकाउंट छोड़ के गए वो इतने ट्रू नहीं है, वो तो कोई और ही इमेज बनाते हैं इंडिया की। और फिर उन्होंने कोशिश की कि वो अपने खुद के वर्जन मैटर्स लिखे। तो ये हर ट्रैवलर का अलग परसेप्शन होता है। व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम बर्नियर्स लिस्ट दैट यू वुड टेक ऑन अ जर्नी टुडे। आज क्या क्या चीज़ें देखिए, आज हम क्या क्या चीज़ें ले जाएंगे जर्नी पर। प्रॉबली टेंट, पिलो, मैट्रेस, ये सारी चीज़ें हम ले जाएंगे। यूटेंसिल्स नॉट वेरी श्योर, वो डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में कोई भी यूटेंसिल्स इतना कैरी करता है। एंड अपने साथ ठीक है, अपैरल, वेयरिंग अपैरल वगैरह तो हम करेंगे, थोड़ा खाने पीने का ले जाएंगे, नॉट मे बी नॉट राइस बट ये समथिंग एल्स, हम कुछ ना कुछ खाने पीने का पैक करके लेके ही जाते हैं अपने साथ में, मैनी ऑफ दीज थिंग्स। बर्नियर के जो वर्क थे वो फ्रांस में 1670-71 में पब्लिश हुए, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए, डच में ट्रांसलेट हुए, जर्मन, इटालियन में ट्रांसलेट हुए। तो 71 से लेकर 76 के बीच में 5 सालों में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके वर्क को ट्रांसलेट किया गया। 1670 से 1725 के बीच में उनके अकाउंट जो थे वो 8 टाइम्स रीप्रिंट हुए फ्रेंच में, और 1684 में 3 टाइम्स इंग्लिश में रीप्रिंट हुए। तो बोल सकते हैं कि हम कितने पॉपुलर हुए कि 8 टाइम्स फ्रेंच में, 3 टाइम्स इंग्लिश में रीप्रिंट करने पड़े, क्योंकि उसकी कॉपी जो है वो शॉर्ट पड़ गई। ठीक है, ये मार्क कॉन्ट्रास्ट में किसके था, अकाउंट्स इन अरेबिक और पर्शियन। तो अरेबिक और पर्शियन के जो अकाउंट्स है वो सर्कुलेट किए जाते थे, एंड मतलब 1800 के पहले वो इतने पब्लिश नहीं किए जाते थे। आप अंतर समझ रहे हैं, जो बर्नियर के अकाउंट है ओरिजिनल अकाउंट अलग है और उसके अकाउंट को फिर पब्लिश किया जाता था, रीप्रिंट करा जाता था। लेकिन अरेबिक और पर्शियन अकाउंट्स जो थे वही अकाउंट्स जो है वो सर्कुलेट होते थे और उसको पब्लिश नहीं करा जाता था। द मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ठीक है, हम बात करें ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हमने देखा ट्रैवलर्स जो है वो ऑफन जो देखते थे सब कॉन्टिनेंट में उसको कंपेयर करते थे कि जिसके साथ वो फेमिलियर थे, जहाँ से वो आए थे उसके साथ उसको कंपेयर करते थे कि वहाँ पर तो ऐसा होता था, यहाँ पर ऐसा होता है। हर ट्रैवलर ने इसको डिस्क्राइब करने की या फिर अकाउंट्स लिखने की एक अलग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। जैसे अल बरूनी ने वो अवेयर थे कि प्रॉब्लम्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उसकी टास्क में, जो कि उन्होंने मतलब उन्हें अल बरूनी को अवेयर था कि वो जिस टास्क के लिए निकले हैं एज अ लोनली ट्रैवलर उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स को डिस्कस करा जो उन्होंने उनको लगा कि यार ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो उन बैरियर्स को वो जानते थे। तो फर्स्ट अमंग दीज वाज लैंग्वेज। जैसे कि इनमें से पहला बैरियर जो उन्हें लगता था अल-बरूनी को वो था लैंग्वेज। तो अल-बरूनी के अकॉर्डिंग संस्कृत जो थी वो बहुत डिफरेंट थी अरेबिक और पर्शियन से, और इस वजह से आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो थे वो इजीली ट्रांसलेट नहीं करे जा सकते थे एक लैंग्वेज से दूसरी में। लेकिन जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो अगर हमें बोलना होता है कंप्यूटर,
तो कंप्यूटर एक हमें इंग्लिश वर्ड में ही पता है, हिंदी में नहीं पता है। तो आज तो हम लोगों को क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी आती है, हम लोग मिक्स मैच कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कंप्यूटर इंग्लिश वर्ड को हिंदी में भी बोलते वक्त यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर इतना नहीं हो पाता था। तो किसी भी चीज़ को पर्शियन से संस्कृत में या संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्ट करना वॉज नॉट दैट ईजी। सेकेंड बैरियर जो अल-बरूनी को लगा वो था डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए मतलब लोकल पॉपुलेशन जो थी अल-बरूनी के अकॉर्डिंग वो जैसे कि बात ये होगी कि जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीव्स की बात होती है तो भले ही हम उस वर्क को ट्रांसलेट भी करें, चलो लैंग्वेज में सक्सेसफुली हम ट्रांसलेट कर पाए, लेकिन उसमें उनको लोगों को समझ में भी आना चाहिए, बिकॉज ये एक नई रिलीजियस बिलीफ है, नई रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो इतनी ईजीली लोगों को समझ में नहीं आता था कि है क्या, ये क्या लिखा है। एंड थर्ड उनको लगता था सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इनसिडियरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, मतलब कि लोकल पॉपुलेशन समझ नहीं पाती थी इतना कि कितने डिफरेंट है अकाउंट्स, और वो खुद सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इतनी थी कि वो बाकी बाहर थोड़ा सा देख ही नहीं पा रही थी अपना विजन वाइड करके। इंटरेस्टिंग इसमें से ये है कि हम इन मतलब अल-बरूनी जो थे वो इन प्रॉब्लम्स के साथ अवेयर थे। तो अल-बरूनी ने अपना बहुत कुछ वर्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करा, ब्राह्मण्स के ऊपर, वेदास से कुछ पैसेज साइट करे, पुराना से, भगवद गीता से, पतंजलि के कामों से, मनुस्मृति से, जिससे वो इंडियन सोसाइटी के एक अंडरस्टैंडिंग दे सके। तो अल-बरूनी इन प्रॉब्लम्स से जानते थे, प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर भी उन्होंने वेदास, पुराणास जैसे इनमें आइडियाज़ जो थे वो इतने ईजी नहीं थे, कॉम्प्लेक्स थे, फिर भी इनको अपने वर्क्स में साइट करा, डायरेक्ट साइट करा। अ लैंग्वेज विद एन एनॉर्मस रेंज, अल-बरूनी ने संस्कृत को कैसे डिस्क्राइब करा है। अगर आपको ये डिफ़िकल्टी कॉन्कर करना है, डिफ़िकल्टी कॉन्कर करना मतलब अगर आपको ये लैंग्वेज सीखना है तो ये ईजी काम नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है इसमें बहुत बड़ी रेंज की है, वर्ड्स में भी, इन्फ्लेक्शंस में भी। जैसे कि अरेबिक है, कॉलिंग वन एंड द सेम थिंग बाय वेरियस नेम, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाना, दोनों ओरिजिनल और डेरिवेटिव, एंड यूजिंग वन ऑफ द सेम वर्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। मतलब वो यही कहते हैं कि यार एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से बुलाना, या फिर एक ही वर्ड को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करना, ठीक है, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स होना। तो इसमें ये चीज़ संस्कृत लैंग्वेज में हमें देखने को मिलती है, और अगर हमें इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक दूसरे से इसको प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका राइट मीनिंग समझना पड़ेगा। तो वो संस्कृत को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अल-बरूनी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अल-बरूनी जो है वो कास्ट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अल-बरूनी ने कास्ट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करने की कोशिश की, सोसाइटी में पैरेलल्स को बता के, अदर पैरेलल्स को बता के, मतलब कैसे उन्होंने नोट किया कि जैसे एंशिएंट पर्शिया में 4 कैटेगरीज होती थी, नाइट्स की, प्रिंसेस की, मॉन्क्स की, फायर प्रीस्ट की और लॉयर्स की, फिजिशियंस की। 4 कौन सी कैटेगरीज होती थी, एक होती थी नाइट्स और प्रिंसेस की, मतलब जो रूलिंग वाली जो थी, दूसरी होती थी मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट और लॉयर्स की, मतलब पंडित वगैरह जो होते थे, फिर तीसरी होती थी फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और अदर साइंटिस्ट की, और चौथी होती थी पेजेंट्स एंड आर्टिसंस की। तो मतलब कहा जा, अगर मैं एक्सप्लेन किया जाए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से एंशिएंट पर्शिया में होता था उस डिवीज़न को उन्होंने सजेस्ट करा कि इंडिया में जो ये सोशल डिवीज़न थे ये यूनिक नहीं थे, हर जगह, हर कंट्री में, हर कस्टम में, ट्रेडिशन में लोगों को डिवाइड किया जाता था। एंशिएंट पर्शिया में थोड़े से डिविजन्स अलग बेसिस के ऊपर थे, इंडिया में अलग बेसिस पे थे। और उसी टाइम पे उन्होंने ये भी पॉइंट आउट करा कि जैसे इस्लाम में ऑल द मेन वर कंसिडर्ड इक्वल, डिफरिंग ओनली इन देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ पाइटी। तो वे ये बोलते हैं कि जैसे इस्लाम में हर पाइटी को छोड़ के बाकी सब मेन कंसिडर्ड इक्वल ही करे जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि देखिए हर उसमें मेन वेमेन जो है उनको डिविजन तो कहीं ना कहीं मिला है देखने के लिए। उन्होंने ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट तो करा कि यार ये जो भी ब्राह्मण्स ने लिखा है ये सही है, मतलब ये कास्ट सिस्टम लेजिट है, इट शुड बी नो। लेकिन अल-बरूनी ने नोशन ऑफ पॉल्यूशन को डिसअप्रूव करा। मतलब उन्होंने ऐसे बोला है, उन्होंने इस बात को रिमार्क करा है कि हर चीज़ जो है वो एक इम्प्योरिटी के जो भी चीज़ जिसको इम्प्योर बोला जाता है वो स्ट्राइव एंड सक्सीड इन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। तो ही रिमार्क दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ को अगर आप इम्प्योर कह रहे हो तो वो ट्रू नहीं है, उसकी ओरिजिनल कंडीशन जो है वो ओरिजिनली प्योर ही है। द सन cleanses the air and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted। तो वही कहते हैं कि यार अगर आप बोल रहे हो कि
कोई भी चीज़ इम्प्योर है, दैट इज़ नॉट ट्रू। कोई ना कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जो उसको प्योर करने पे, उसको ओरिजिनल करने के लिए रहती है। जैसे कि सन जो है वो एयर को क्लीन करता है, सी में जो सॉल्ट होता है वो पानी को पोल्यूट होने से बचाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, अलबरूनी ऐसा कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो अर्थ पे जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल होती। तो ये सोशल पोल्यूशन का जो कंसेप्शन है कि शूद्र जो है वो शूद्र जो है वो पोल्यूशन है और ये है वो है, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो पॉसिबल नहीं है। जो कास्ट सिस्टम का है ये अकॉर्डिंग टू हिम लॉज ऑफ नेचर को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ओके तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू अल्बरूनी की जो पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट ट्रू कि शूद्रास जो है और ये जो लोअर जो है वो अनटचेबल्स जो है वो उसको पोल्यूट करते हैं सिस्टम को। द सिस्टम ऑफ वर्णास, यहाँ पर अल्बरूनी का अकाउंट जो है वो सिस्टम ऑफ वर्णास के ऊपर क्या है, कास्ट सिस्टम का हमने देखा है 4 वर्णास के ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसके ऊपर उनका क्या कहना है देखिए। हाईएस्ट कास्ट जो है वो ब्राह्मण है, जिनकी बुक्स हिंदूज़ की जो बुक है वो हमें बताते हैं कि वो ब्राह्मण के सिर से उनकी वो पैदा हुए हैं। एंड जैसे कि ब्राह्मण मतलब उसका ब्राह्मण नेचर का एक दूसरा नाम है, नेचर में जो फोर्स है उसका दूसरा नाम है। और हेड इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हेड जो है वो बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ब्राह्मण जो है वो होल जीनस का मतलब चॉइस पार्ट कहा जाता है। तो मतलब हिंदूज जो है वो अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं कि सब पूरी इंसानियत में, पूरी प्रजाति में सबसे अच्छे जो है वो हिंदू है। दूसरी कास्ट जो है वो क्षत्रिय की है, जो कि किससे क्रिएट हुए थे, शोल्डर्स से, ब्राह्मण के हाथों से, शोल्डर्स से। तो उनकी डिग्री जो है वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नीचे तो नहीं है पर ब्राह्मण से नीचे है। इसके बाद आते हैं वैश्या, जो कि उसके थाई से क्रिएट हुए थे, फिर शूद्रा जो उसके पैर से क्रिएट हुए थे। तो इन दोनों क्लासेस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लासेस एक दूसरे से अलग है। मतलब ये साथ में रहती है विलेजेस में, ये आपस में मिक्स हो जाती है, सेम घरों में रह लेती है, लॉजिंग में रह लेती है। तो ये उनका जो कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देने की मैंने कोशिश की है। कंपेयर व्हाट अल-बरूनी रोट इन सोर्ट 6 चैप्टर 3, डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज, एनी डिफरेंसेस? Do you think Al-Biruni dependent only on Sanskrit text for his information and understanding of society? Okay, ये आप देख सकते हैं चैप्टर 3 में सोर्स 6 के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वी हैव सीन, जैसे हम देख चुके हैं अल-बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन था कास्ट सिस्टम का, वो किससे इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, उन्होंने रूल्स को पढ़े हुए थे, जो पॉइंट ऑफ व्यू किससे थे, ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए थे। लेकिन फिर भी रियल लाइफ में ये सिस्टम जो था बहुत रिजिड नहीं था, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट फॉलो नहीं होता था। जैसे कैटेगरी जो थी उनमें कैटेगरी डिफाइन होती थी अंत्याजा, जिसका मतलब बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम। उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इनएक्सपेंसिव लेबर प्रोवाइड करे दोनों, पेजेंट्स को और ज़मींदार्स को। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो बॉर्न आउटसाइड है, जैसे कि जो अल-बिरूनी की कैटेगरी के लोग हैं, उनको सोशल ऑपरेशन को सहना पड़ता था, और लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक नेटवर्क्स में इंक्लूड करे जाते थे। बतूता एंड दी एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। देखिए, जब तक इब्न बतूता दिल्ली में आए ना 14th सेंचुरी में, तो सब कॉन्टिनेंट जो था वो एक बहुत बड़े नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन का ऑलरेडी पार्ट था। तो वो मतलब ट्रेड हो रहा था चाइना से लेकर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से लेकर यूरोप तक। तो इस पूरे इसमें इंडिया जो है, मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो सभी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो जैसे हमने देखा कि इब्न बतूता खुद ट्रैवल होके आए कितनी दूर से, ओके, सेक्रेड श्राइन्स को विजिट करते हुए, लर्नड मैन के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए, और फिर ऑफिशिएटिंग एज अ काजी, मतलब एक काजी का रोल तक उसने बहुत जगहों पर निभाया है, इसको पोजीशन दी गई है काजी की। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, बहुत अलग अलग जगहों का, मतलब अर्बन सेंटर्स का कल्चर उन्होंने इब्न बतूता ने एक्सपीरियंस करा है, जहाँ पर लोग कहीं पर अराबिक बोल रहे हैं, पर्शियन बोल रहे हैं, टर्किश बोल रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, आइडियाज शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, स्टोरीज, एनेक्डोट्स, फोक टेल्स वगैरह। तो हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इब्न बतूता कहाँ से होके आए, कैसे हो गए, उनकी जर्नी कितनी है, मतलब उनकी जर्नी कितनी बड़ी, कितनी वेराइड है, किस तरीके से वो अलग अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं। इसमें मैन फॉर बहुत सारी स्टोरीज़ है, किंग्स की स्टोरी, दोनों जेनरस किंग्स की भी, क्रूअल किंग्स की भी, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन की लाइफ्स के बारे में, और जो भी अनफेमिलियर लगता था वो पर्टिकुलरली हाईलाइट कर दिया जाता था, ताकि जो रीडर है, जो लिसनर है, वो एकदम से इम्प्रेस हो जाए इन अकाउंट से। मतलब कि इब्न बतूता क्या करते थे कि जो भी चीज़ उन्हें लगती थी कि अनफेमिलियर है, ये चीज़ नहीं है, इस ट्रेडिशन में हमें तो पता ही नहीं है, मतलब, तो उसको वो स्पेशली हाईलाइट कर देते ताकि कोई भी अगर कोई भी सुने, पढ़े जो भी, तो एकदम से अमेज हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इन डिस्टेंट लैंड्स के बारे में पढ़ा, तो एक नई बात जब पता चलेगी तो वो एकदम से अमेज हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर। वेलकम। एंड अगर आपको क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना है, सो आई विल बी पुटिंग देम ऑन माय चैनल, अपलोडिंग देम ऑन माय चैनल फॉर पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पेंटिंग एंड हिस्ट्री, कंप्लीट वंस। ओके, एंड मैं बहुत जल्दी CUET की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ। आई नो कि CUET एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई से, बट स्टिल मैं पहले नहीं कर पाई, बट आज से मैं अब CUET के लिए इंग्लिश एंड ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी। अब हम बात करें कोकोनट एंड पान की। जैसे इब्न बतूता की स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब अलग अलग तरीक़ों को डिफरेंट चीज़ों को, यूनिक चीज़ों को अपने अकाउंट्स में जोड़ने की एक एग्जाम्पल है कोकोनट और पान। वो कोकोनट और पान को, ये दोनों ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं क्या है। तो ये मतलब इब्न बतूता जिस एरिया से आया उनको कोकोनट और पान दोनों नहीं पता कि मतलब ये नारियल क्या होता है, कैसे होता है, या पान क्या होता है, कैसे खाया जाता है, बीटल लीफ होता है वगैरह। तो वो इब्न बतूता जो है वो उसको एक इतनी ही अलग और एकदम बहुत ही यूनिक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों हम देखते हैं, नट्स लाइक अ मैन्स हेड। अब इब्न बतूता कैसे एक कोकोनट को डिस्क्राइब करते हैं। ये ट्रीज़ जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब, मतलब बहुत ही एस्टॉनिशिंग और मतलब बहुत ही अलग टाइप की ट्रीज़ है। ठीक है, वो बिल्कुल पाम्स डेट मतलब खजूर या पाम की ट्रीज़ जैसे लगती है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि एक जो है वो नट्स प्रोड्यूस करती है और एक जो है वो फ्रूट्स और बाकी चीज़ें मतलब नट्स और उसकी फ्रूट्स प्रोड्यूस करती है, और एक जो है वो डेट्स यानी खजूर प्रोड्यूस करती है। कोकोनट का जो ये नट होता है, मतलब कोकोनट ट्री का नट मतलब नारियल की बात कर रहे हैं, वो एक इंसान के दिमाग से रिजेंबल करता है, हेड, सिर से रिजेंबल करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके 2 आँखें हैं, एक माउथ है, और इसके अंदर ऐसा कि जब ये ग्रीन कलर का होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर का ग्रीन कलर का ब्रेन है, जो कि उसके फाइबर जो अटैच है, वो लगता है कि फाइबर मतलब जैसे एक इंसान के बाल होते हैं। तो वो किस तरीके से मतलब उसको डिस्क्राइब करता है। आप देखिए कि 2 आँखें, वो उसका मुंह, ग्रीन कलर मतलब उसका ब्रेन, दिमाग, वो फाइबर, एक नारियल के इसमें जो फाइबर होते हैं मतलब वो उसके बाल हो गए। ठीक है, तो वो इन कॉर्ड्स को कैसे बनाते हैं, स्यू अप शिप्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग आयरन, दे मेक फ्रॉम दिस कॉर्ड्स, मतलब वो ये बोलते हैं कि इसका जो फाइबर होता है इससे होते हैं, इसको यूज़ करके वो आयरन नेल्स का यूज़ करने की बजाय वो इसका यूज़ करते ताकि शिप्स को स्यू कर सके, मतलब सिल सके, या इस तरीके से, मतलब शिप्स को जोड़ने में, या थोड़ा सा वो टोटली पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर, क्योंकि उसके फाइबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे बोलते हैं। तो आयरन नेल्स की बजाय वो इसका यूज़ करते हैं, जो कि एंड वेसल्स के लिए केबल्स भी बनाते। तो यहाँ पर इस तरीके से वो कोकोनट को डिस्क्राइब करते हैं कि एक आदमी के सिर जैसा है। क्या कंपैरिजन, व्हाट आर द कंपैरिजन दैट इब्न बतूता मेक्स टू गिव हिज रीडर्स एन आइडिया अबाउट व्हाट कोकोनट लुक्स लाइक। क्या कंपैरिजन, ऑफ कोर्स उसके आदमी के सिर, 2 आँखें, मुंह वगैरह इस तरीके से कि 2 सर्कल्स, हॉलो सर्कल्स होंगे, उसके फाइबर्स कहाँ होंगे। डू यू थिंक दीज आर अप्रोप्रिएट? यस, दिस में भी मतलब लगता है वो जो नारियल की जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करा है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है उससे। हाउ डज ही कन्वे अ सेंस दैट दिस फ्रूट इज़ अनयूजुअल, हाउ एक्यूरेट इज दिस डिस्क्रिप्शन? एक्यूरेट तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बहुत कुछ थोड़ा बहुत एक्यूरेट तो है इसके डिस्क्रिप्शन को। ये अनयूजुअल सेंस कैसे देते हैं कि एक आदमी के सिर जैसा है, फाइबर को शिप्स यू करने में यूज़ किया जाता है, तो एक अलग तरीके से कि ये क्या है एक्चुअली, कैसे यूज़ करता है, एट्सेट्रा। पान, अब इब्न बतूता पान को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। द बीटल इज़ अ ट्री, मतलब बीटल एक ट्री है, पान की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ग्रेप वाइन की तरह कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे ग्रेप्स होते हैं उसी तरीके से। इसका कोई फ्रूट नहीं होता और सिर्फ इसके पत्तों के लिए इसको उगाया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है वो ये है कि खाने से पहले एक एरिका नट यानी सुपारी लेते हैं। अब ये एरिका नट भी उनके लिए नई चीज़ है, तो उसको जो कहते हैं कि एरिका नट एक नटमेग जैसा है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ होता है। ठीक है, और फिर उसको मतलब पान के वो पत्ते के अंदर वो एरिका नट यानी सुपारी को रखते हैं और उसको अपने मुंह में रख के उसको चबाते हैं। ठीक है, मतलब एरिका नट को चबाते हैं। फिर वो पान के पत्ते लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चौक यानी चूना लगाते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ बीटल उसको मैस्टिकेट करते हैं पत्ते के साथ और सुपारी वगैरह डाल के, और इस तरीके से वो पान बना के खाते हैं। Why do you think this attracted Ibn Battuta's attention? Is there anything you would like to add to this description? या बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम इसमें, कि चूने के अलावा इसमें और भी चीज़ें ऐड करी जाती है। एक पान का मसाला होता है, एंड कैसे इसको खाने के बाद रेड कलर का भी इसमें जो कत्था होता है वो भी डाला जाता है।
एंड जो लोग खाते हैं इसको कैसे उसको मुंह में भरते हैं एंड खाने के बाद ऐसे खाया जाता है पान को, और भी चीज़ें होती हैं, इसके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, सादा पान, मीठा पान भी होता है। एंड आई थिंक जिसने ट्राई किया वो ये कि एक अलग नई चीज़ है खाने की एंड बहुत ही अलग है, क्योंकि पान आप सीधे पत्ते को रॉ खा रहे हो विच इज़ नॉट वेरी यूजुअल, और उसको इस तरीके से खा रहे हो एंड किस टाइम पर किस तरीके से खा रहे हो। आई थिंक दिस इज़ व्हाट अट्रैक्टेड इब्न बतूता। इब्न बतूता इन इंडियन सिटीज़। इब्न बतूता ने ये देखा कि जो सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये पूरा सब कॉन्टिनेंट को उसने से देखा कि फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है एंड मतलब जिनके पास नेसेसरी स्किल्स है, रिसोर्सेज है, ड्राइव है, उसके लिए ये बहुत अच्छा सब कॉन्टिनेंट है। तो ये सब कॉन्टिनेंट बहुत डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ही लोग, पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, प्रॉस्परस था। यहाँ पर ओकेजनल डिस्क्रप्शंस होते रहते हैं क्योंकि छोटे मोटे वॉर्स, इन्वेजन इस कंट्री में होते रहते हैं। ऐसा लगता है मतलब इब्न बतूता के इन अकाउंट से ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिटीज़ जो थी उसमें क्राउडेड स्ट्रीट्स थी, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स थी एंड बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पर इस सिटी में देखने को, मतलब इंडिया कॉन्टिनेंट की बहुत सारी सिटीज़ में गुड्स हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती है। इब्न बतूता ने जैसे दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब किया, एक वास्ट सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है दिल्ली, और दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है वो भी कम नहीं है, वो भी दिल्ली के साइज़ से, मतलब हम कर सकते हैं कि दिल्ली और इसमें दोनों के बीच में एक चैलेंज है कि कौन बड़ी कौन छोटी, मतलब दोनों वो भी दिल्ली के बराबर ही, उससे छोटी नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सोर्स 8 की वो दिल्ली को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो सिटी ऑफ दिल्ली है ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, इसकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है ये सिटी। एंड इस सिटी के अराउंड जो मतलब आर्किटेक्चर है उसका कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है, मतलब जो इस सिटी में जैसा आर्किटेक्चर है उसका कोई और आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। इसकी वॉल की ब्रेथ 11 क्यूबिट्स है, मतलब बहुत ही चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी वॉल्स है। घरों के अंदर मतलब रात के लिए गेट कीपर्स हैं। रैम्पार्ट्स मतलब जो फोर्ट्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर स्टोर हाउसेज है, ताकि हम खाने पीने की चीज़ें, मैगजीन्स या फिर वेपन्स वगैरह या मशीन्स वगैरह को जो कि सीज में, वॉर्स में काम आती है, तोप जैसे होती है, इनको मतलब स्टोर कर सके। ग्रेन्स जो है उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता था कि वो बहुत लंबे समय तक हो सके। सड़े बिनाज भी हम गेहूँ, अनाज वगैरह स्टोर करते हैं। इस रैम्पार्ट मतलब इसके इंटीरियर में हॉर्समैन है और इन्फेंट्री मैन है जो कि एक एंड ऑफ द सिटी टू अनदर मूव करते रहते हैं। ये पूरा जो रैम्पार्ट है ये, इसमें बहुत सारे विंडोज़ हैं जो कि साइड ऑफ द सिटी में ओपन होते हैं एंड इट इज़ थ्रू दीज विंडोज़ दैट लाइट जो है वो अंदर घुसती है। ओके, लोअर पार्ट ऑफ द रैम्पार्ट जो है वो स्टोन का बना हुआ है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्रिक्स का बना हुआ है। इसमें बहुत सारे टावर्स है, एक दूसरे के पास पास टावर्स हैं। 28 गेट्स है इस सिटी में जो कि जिसको कहते हैं दरवाज़ा। एंड इनमें से जो है जैसे कि बुदौन दरवाज़ा जो कि सबसे बड़ा है, और इसमें मंदवी दरवाज़ा है। मंदवी दरवाज़ा के अंदर एक पूरा ग्रेन मार्केट, अनाज का पूरा एक मार्केट है। एंड इसके अलावा गुल दरवाज़ा है जहाँ पर एक ऑर्चर्ड है, फ्रूट्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं। तो ये वही सिटी ऑफ दिल्ली है जिसकी बहुत सिमेट्री बहुत फाइन है, जो कि इसमें डोम्स हैं, ग्रेव्स हैं, और जहाँ पर एक डोम नहीं है तो यहाँ पर आर्च है, मतलब जिस जगह पर डोम नहीं है उस जगह पर आर्च है। इसकी सिमेट्री जो है जो फ्लावर्स यहाँ पे उगाते हैं उनमें है ट्यूबरोज, जैस्मिन, वाइल्ड रोज, एंड हर सीज़न पूरे साल यहाँ पर जो फूल है वो महकते रहते हैं, वो ब्लॉसम करते हैं। तो इस तरीके से इब्न बतूता जो है वो दिल्ली का एक अकाउंट देते हैं। ये देखिए, ये फिगर 5.8 है, ये तुगलकाबाद दिल्ली में एक आर्च है और ये पार्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ सेटलमेंट। ये देखिए, व्हाट वर द आर्किटेक्चरल फीचर्स दैट इब्न बतूता नोटेड। क्या क्या है, रैम्पार्ट है, विंडोज़ है, कैसे विंडोज़ की रैम्पार्ट्स में विंडोज़ है, किस साइड ओपन होते हैं, कैसे उनमें से लाइट अंदर घुसती है। यहाँ पर स्टोरेज के लिए ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस भी हैं, दरवाजे हैं, मंदवी दरवाज़ा, बुदौन दरवाज़ा, गुल दरवाज़ा, कैसे उनके अंदर ऑर्चर्ड्स और मार्केट, ग्रीन मार्केट वगैरह है। हाउसेस को वो डिस्क्राइब करते हैं, वॉल्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये उसके दिल्ली के आर्किटेक्चरल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जो बाज़ार्स थे दे वर नॉट दी ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बट वो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के भी हब थे। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक तो ट्रांजेक्शन्स होते ही थे, पैसे वगैरह से खरीदी बिक्री होती थी, लेकिन यहाँ पे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत होती, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे बाज़ार जो थे उनमें एक मॉस्क होता था, एक टेम्पल होता था,
कुछ में कम से कम स्पेसेस होते थे जो कि पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए मार्क करे जाते थे, मतलब बाज़ार में ही डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। इब्न बतूता जो थे वो इस प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन्स को नहीं ज़्यादा वो करते थे, मतलब टाउन्स कितने प्रॉस्पर है, या फिर इसमें कितने अमीर पॉपुलेशन रहती है, कितनी इसमें फैसिलिटीज़ वगैरह है। हिस्टोरियंस ने इस अकाउंट को यूज़ करा ये समझाने के लिए कि टाउन्स जो है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ, मतलब थ्रू द अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम विलेजेस, मतलब विलेजेस से जो आता था एक्स्ट्रा होके वो टाउन्स बनते थे और उससे ये टाउन्स जो है वो चलते थे। इब्न बतूता को ये लगा कि मतलब इब्न बतूता ने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ही प्रोडक्टिव देखा, उनके अकाउंट्स में इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से एक्सप्लोर किया, क्योंकि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, जिससे फार्मर्स जो थे वो एक ही साल में 2 अलग अलग क्रॉप्स को कल्टिवेट कर पाते थे। उन्होंने ये भी नोट करा कि सब कॉन्टिनेंट जो था वो इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से कैसे इंटीग्रेटेड था, मतलब चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में पूरे एशिया में किस तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस थी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल थी। एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की जो ये चीज़ें थी वो दोनों वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही पॉपुलैरिटी में थी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थी, बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स कमाते थे वो जब भी अपने सामान को वेस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में आर्टिसंस, मर्चेंट्स वगैरह बेचते थे। इंडियन टेक्सटाइल कपड़े जैसे कि कॉटन क्लॉथ या फाइन मसलिन्स हो गए, सिल्क हो गए, ब्रोकैड हो गए, सैटिन हो गए, ये बहुत ही ग्रेट डिमांड में थी। इब्न बतूता हमें ये बताते हैं कि बहुत अलग अलग वेराइटीज़ है फाइन मसलिन्स की जो कितनी एक्सपेंसिव थी, और सिर्फ नोबल्स और बहुत ही जो रिच लोग होते थे वही इसको पहनते थे और यूज़ कर पाते थे। म्यूज़िक इन द मार्केट, देखिए ये दौलताबाद का डिस्क्रिप्शन है इब्न बतूता का। दौलताबाद एक महाराष्ट्र की सिटी है। पहले ये फिगर देख लीजिए, ये है इकात वीविंग पैटर्न सच एज दिस वर अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड एट सेवरल कोस्टल प्रोडक्शन सेंटर्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। यूनिक बहुत ही इकात वीविंग है पैटर्न्स की। दौलताबाद में आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं इब्न बतूता? दौलताबाद में एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर मेल और फीमेल सिंगर्स जिनको कहा जाता है ताराबाबाद, ओके, ये गाते हैं। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल बाज़ार से इब्न बतूता इसे डिस्क्राइब करते हैं। इसमें बहुत सारी शॉप्स है, हर शॉप में एक दरवाज़ा है जो कि ओनर के घर तक लीड करता है अंदर तक। शॉप्स जो है उनको कार्पेट्स के साथ डेकोरेट किया जाता है, और सेंटर ऑफ शॉप में एक स्विंग है जिसमें एक फ़ीमेल सिंगर बैठती है, और वो फीमेल सिंगर जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े एंड मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सेसरीज़ के साथ बैठती है। उसके फीमेल अटेंडेंट्स हैं जो कि उसको झूला झुलाते हैं शॉप के मिडल में। तो मार्केट प्लेस के मिडल में यहाँ पर एक बड़ा सा क्यूपोला स्टैंड करता है जो कि कार्पेटेड है, डेकोरेटेड है, जिसमें क्यूपोला मतलब एक ऐसा रूम जहाँ पर चीफ ऑफ म्यूजिशियंस जो है वो हर दिन मतलब वहाँ रहते हैं थर्सडे को और अपनी प्रेयर्स बोलते हैं। और उस मतलब चीफ के साथ उसके खुद के सर्वेंट्स होते हैं, स्लेव्स होते हैं। जितनी भी फीमेल सिंगर्स हैं वो इन क्राउड्स में आती हैं, इनके सामने आके गाना गाती हैं, डांस करती हैं जब तक शाम ना हो जाए, और फिर शाम होते होते फिर सब लोग अपने वापस चले जाते हैं अपने अपने घर एंड सब विड्रॉन हो जाते हैं। इस बाज़ार में यहाँ पर मॉस्क है जहाँ पर लोग अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। एक हिंदू रूलर है जिसने क्यूपोला को अलाइट करा है, मतलब हर बार जब भी वो यहाँ से जाते हैं मार्केट प्लेस से और फीमेल सिंगर्स जो वो उनके आगे गाना गाती है, उनको ट्रिब्यूट पे करती है। मुस्लिम रूलर्स भी ऐसे ही करते हैं। तो इस तरीके से वो दौलताबाद का डिस्क्रिप्शन देते हैं। वाई डू यू थिंक इब्न बतूता हाईलाइटेड दीज एक्टिविटीज़ इन द डिस्क्रिप्शन? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये सिंगर्स का होना, ये हिंदू मुस्लिम का मतलब ये रिलीजियस यूनिटी का भी एक साइन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो पूरा स्टेट है ये बहुत ही स्पेशल, ये मतलब ये बात तो एविडेंट है, क्लियर है कि स्टेट जो है, जो रूलर्स हैं वो बहुत ही स्पेशल मेजर्स लेते थे ताकि वो मर्चेंट्स को इनकरेज करे कि अब जाके फार एंड वाइड अपना बिजनेस करो। जितने भी ट्रेड रूट्स थे उनमें बहुत अच्छी, मतलब जितने ट्रेड रूट्स थे वहाँ पे बहुत अच्छे हमें इन्स देखने को मिलते हैं, गेस्ट हाउसेस देखने को मिलते हैं ताकि मर्चेंट्स को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। इब्न बतूता जो थे वो इस बात से भी अमेज थे कि किस एफिशिएंसी से यहाँ पर पोस्टल सिस्टम काम करता था, जिससे मर्चेंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली, क्रेडिट्स जो है वो ईजीली दूर दराज तक भेज सकते थे। गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब शॉर्ट नोटिस पे वो गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरे के भेज सकते थे या उनको मिल सकती थी। जो पोस्टल सिस्टम था वो इतना एफिशिएंट था कि दिल्ली से सिंध, मतलब सिंध से दिल्ली पहुंचने में यूँ तो 50 डेज़ लगते थे, लेकिन ये जो पोस्टल सिस्टम से सिर्फ 5 दिन में जो है वो पोस्ट या मैसेज आ जाता था। तो इतना एफिशिएंट था। आप सोचो 50 डेज़ एंड 5 डेज़, आप समझ पा रहे हो गैप, 1/5 हो गया टोटल ड्यूरेशन। स्ट्रेंज नेशन,
Travelogue of Abdur Razak, written in 1440s, is an interesting mixture of emotions and perceptions. अब्दुल रज़क समरकंदी की एक ट्रैवल लॉग है, उसमें क्या लिखता है? एक तरफ तो वो उनको ये पसंद नहीं था कि पोर्ट ऑफ कैलीकट, जो कि आज कोझीकोड है कैलेरा में, कि वो जो बहुत ही पॉपुलेटेड था बाय a people the likes of whom I had never imagined, describing them as a strange nation. मतलब कोझीकोड जो आज के कैलीकट है, वहाँ पे जो लोग रहते थे उसको बहुत ही उन्हें स्ट्रेंज लगते थे, ऐसे लोग लगते थे जो बहुत ईजिली उनको पसंद नहीं आते थे. लेटर जब वो वापस इंडिया विजिट करते हैं, वो मैंगलोर आते हैं, वो वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करते हुए, और वो यहाँ पर एक टेम्पल देखते हैं जो कि, और टेम्पल को देखकर वो मतलब इतनी तारीफ़ करते हैं उस टेम्पल के, कैसे उसकी एडमिरेशन में तारीफ़ ऐसे करते हैं. विदिन 3 लीग्स अबाउट 9 माइल्स ऑफ मैंगलोर, मतलब मैंगलोर से कुछ 9 मील दूर, मैंने एक आइडल हाउस देखा. आइडल हाउस मतलब एक टेम्पल, आइडल मतलब भगवान का घर, मतलब टेम्पल देखा. और मतलब ऐसा टेम्पल देखा जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा टेम्पल. एक स्क्वायर था, अप्रॉक्सीमेटली 10 यार्ड्स था, एक साइड का 10 यार्ड्स था, 5 यार्ड्स उसकी टोटल हाइट होगी. एंड पूरा के पूरा ब्रॉन्ज कास्ट से कवर्ड था. 4 पोर्टिकोस थे. उसके एंट्रेंस पोर्टिको में जो था एक स्टैचू था जो कि मतलब बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसे लग रहा था. वो स्टैचू पूरा फुल लाइफ साइज ह्यूमन था और वो गोल्ड का बना हुआ था. उसके 2 रूबीज थे आईज के लिए, और इतनी ब्यूटीफुली और इस क्राफ्टमैनशिप के साथ उसको बनाया गया था कि मतलब आप ऐसे बोलोगे कि वो तो सच में देख सकती हो, जैसे वो स्टैचू रियल हो. इस तरीके से अब्दुल रज़क जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं. ऑन हॉर्स एंड ऑन फुट, ये वो है इब्न बतूता कैसे पोस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं. इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम है वो 2 तरीका है. एक है हॉर्स पोस्ट जिसे कहते हैं उल्लू, और एक है जो मतलब ये रॉयल हॉर्सेस जो है वो मतलब इसके उनके द्वारा रॉयल हॉर्सेस के थ्रू ये होता है. और हर 4 माइल्स पे एक रॉयल हॉर्स खड़ा होता है और वो उस तरीके से वो पास करते जाते हैं. दूसरा है फुट पोस्ट जिसके 3 स्टेशंस पर माइल होते हैं और इसे कहते हैं दावा. तो फुट पोस्ट में हर 3 मील पर एक दूसरा आदमी खड़ा होता है, और वो जो है वो 1/3 ऑफ अ माइल पे मतलब दावा जो है वो रहता है, मतलब हर उस पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा रहता है. एट एवरी 1/3 ऑफ अ माइल देयर इज़ अ वेल पॉपुलेटेड विलेज, मतलब 1 माइल के मतलब 1/3 ऑफ अ माइल पे एक अच्छा खासा वेल पॉपुलेटेड विलेज है, जिसके आउटसाइड में आउटस्कर्ट्स में 3 पवेलियंस है जहाँ पर मैन जो है वो बैठते हैं गर्डेड लॉइंस के साथ, मतलब वो तैयार रहते हैं, रेडी टू स्टार्ट. इनमें से हर एक जो है वो एक रॉड 2 क्यूबिट्स इन लेंथ, 2 क्यूबिट्स इन लेंथ, मतलब रॉड की लेंथ होती थी 2 क्यूबिट्स, जो कि जिसके ऊपर कॉपर बेल्स है ऊपर. तो जब एक कोर्टियर जो है वो अपनी जर्नी सिटी से स्टार्ट करता था, वो लेटर को एक हाथ में पकड़ता था और दूसरे हाथ में उसकी रॉड होती थी जिसके ऊपर बेल होता था, और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो दौड़ता था. जब ये मैन इन द पवेलियन ये बेल को आते थे, मतलब कहना ये चाह रहा है वो कि जिसके हाथ में लेटर होता था उसके हाथ में ये रॉड होती थी, उसके ऊपर बेल होती थी, कॉपर की होती थी इस तरीके से, और वो तेज़ी से लेके मतलब लेटर को लेके भागता था. वो जैसे ही भागता था, फिर जैसे ही वो पास आता था पेविलियन आउटस्कर्ट्स में आता था, तो वहाँ पे जो लोग तैयार बैठे थे जैसे ही वो बेल की आवाज़ सुनते थे तो वो भी फटाफट से रेडी हो जाते थे. जैसे ही वो कुरियर जो है वो उनके पास पहुँचता था तो वो उनको लेटर उनके हाथ में दे देता था, और वो दूसरा वाला आदमी फटाफट से अपनी टॉप स्पीड पे भागते हुए मतलब दूसरी तरफ दूसरे दावा के पास पहुँचता था. तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होती थी जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाए. ये जो फुट पोस्ट था ये बहुत जल्दी था और ये हॉर्स पोस्ट से भी ज़्यादा क्विकर था, और ये ऑफन मतलब फ्रूट्स ऑफ खुरसाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था. मतलब फ्रूट्स तो कितनी जल्दी रॉट हो जाते हैं, तो फ्रूट्स तक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूसेज फुट पोस्ट का किया जाता था. और खुरसाना के जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी खुरसान के फ्रूट्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर थे पूरे इंडिया में. डू यू थिंक द फुट पोस्ट सिस्टम कुड हैव ऑपरेटेड थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट? थोड़ा मुश्किल है थ्रू आउट दी सब कॉन्टिनेंट, जितना वास्ट इतनी दूर दूर तक सब कॉन्टिनेंट फैला हुआ है, तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में तो ये चीज़ होना मुझे लगता नहीं इतना पॉसिबल होगा. बट फिर भी बहुत कुछ एरिया इससे कवर हो सकता है क्योंकि इतने सारे आदमी जो है वो उसको वो कर लेते हैं. बर्नियर एंड द डिजेनरेट ईस्ट. हमने अलबरूनी के बारे में पढ़ लिया, इब्न बतूता पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में. अगर इब्न बतूता ने ये डिस्क्राइब करने का सोचा होता
जो भी चीज़ उनको इम्प्रेस करी, एक्साइट करी हिम बिकॉज ऑफ इट्स नॉवल्टी, तो फ्रांसिस बर्नियर बिलोंग टू अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। मतलब इब्न बतूता को जितनी भी चीज़ों ने इम्प्रेस करा, एक्साइट करा, इब्न बतूता ने उन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करा है, सभी चीज़ों का अकाउंट हमें दिया है। लेकिन बर्नियर का अप्रोच थोड़ा अलग था। वो ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड किससे थे? कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, जो उन्होंने इंडिया में देखा और जो यूरोप में इन जनरल देखा, फ्रांस में देखा पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलर इन फ्रांस और यूरोप इन जनरल में उन्होंने जो कुछ देखा वो उससे कंपैरिजन में ज़्यादा वो थे। ठीक है, उनका आइडिया जो था वो इसलिए इन्फ्लुएंस है क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के लिए, और द इंटेलिजेंशिया से इन्फ्लुएंस था, जिनको ये था कि वो राइट डिसीजंस ले। तो मतलब वो उनका ये जो आइडिया था, ये पॉलिसी मेकर्स ने हो सकता है इन्फ्लुएंस करा होगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो अलग अलग उसके बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके उनका ये था कि वो राइट डिसीजंस ले। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो फ्रांसिस बर्नियर है, इनका ये जो तरीका है अकाउंट्स लिखने का और नोट करने का, ये इससे इन्फ्लुएंस्ड है। बर्नियर्स की जो ट्रैवल्स हैं मुगल एम्पायर में, ये इसमें मतलब पूरे मुगल एम्पायर में बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस बर्नियर ने करी है, क्रिटिकल इंसाइट्स है, रिफ्लेक्शन है, बहुत ही मतलब डिटेल्ड उन्होंने हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है। उनका जो अकाउंट है उसमें बहुत सारे डिस्कशंस है, जिसमें वो हिस्ट्री ऑफ मुगल्स को सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली मुगल इंडिया को कंटेम्प्रेरी यूरोप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जनरली वो क्या करते हैं कि यूरोप को इंडिया से सुपीरियर बताते हैं और ऐसे शो करते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया जो है वो बाइनरी ऑपोजिशन के मॉडल पे वर्क करता है, मतलब कि इंडिया को यूरोप का एक इन्वर्स तरीके से दिखाया जाता है कि ये इंडिया है, ये यूरोप है, इन दोनों के बीच में जैसे कोई कंपटीशन है। उन्होंने ये भी ऑर्डर मतलब वो करा था कि वो हायरार्किकली he also ordered the perceived differences hierarchically so that India appeared to be inferior to the Western world। मतलब हर तरीके से कि जो हायरार्कियल ये जो चीज़ें हैं, एंड इस तरीके से भी मतलब जो उसका डेवलपमेंट होते आ रहा है पूरे टाइम बीइंग से, जब से हमें मतलब पता है जिस तरीके से दोनों को कंपैरिजन में, तो इंडिया को वेस्टर्न वर्ल्ड से वो लोग फ्रांसिस बर्नियर ने इन्फीरियर बताया। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, बर्नियर के अकॉर्डिंग एक फंडामेंटल डिफरेंस मुगल इंडिया और यूरोप के बीच में क्या था? लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड। मुगल इंडिया में जो लैंड है वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं था, ठीक है। यूरोप में लैंड जो था वो प्राइवेट ओनर्स के अंडर में था। तो वो बहुत ही फर्मली बिलीव करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, वो होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड उन्हें ऐसा लगा कि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो दोनों स्टेट और पीपल के लिए हार्मफुल है। मतलब कि मुगल इंडिया के टाइम पर जितनी भी लैंड और रिसोर्सेज थी वो किसके नाम के अंडर थी? वो थी किंग के अंडर में। जो भी लोग होते थे वो उनको टैक्सेस पे करते थे कि वो उनको लैंड यूज़ करने दे रहे हैं। तो ये चीज़ फ्रांसिस बर्नियर को लगती थी कि ये जो स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड है, जो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड है, ये बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही गलत है। इंस्टेड प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए। उन्हें लगता था कि मुगल एम्पायर का जो ये एम्परर है, ये सारी लैंड यही ओन करते हैं और अपने नोबल्स और जिनको वो चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज है इकोनॉमी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो ये परसेप्शन जो था वो बर्नियर के लिए यूनिक नहीं था, ठीक है। बहुत सारे और ट्रैवलर्स थे जिनके अकाउंट 16 और 17 सेंचुरीज़ के ट्रैवलर्स जो है, उन्होंने भी यही चीज़ नोट करी और उन्हें भी यही चीज़ लगती है कि यार दिस इज़ रॉन्ग। ये जो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड है, दिस इज़ वेरी डिजास्टर्स एंड हार्मफुल टू द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। क्राउन ओनरशिप, ओइंग टू द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, मतलब बर्नियर ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि लैंड होल्डर्स जो है वो अपना लैंड अपने बच्चों को पास डाउन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड उनके अंडर में है ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो है क्राउन की। तो आप अपने बच्चों को दे ही नहीं पाओगे अपनी प्रॉपर्टी। तो इस वजह से कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कर ही नहीं पाते थे जिससे उनका प्रोडक्शन और एक्सपैंड हो सके, क्योंकि लैंड उनकी है नहीं, वो उसको पास डाउन नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस वजह से हो नहीं पा रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्योंकि एब्सेंट है लैंड में, तो इस वजह से एक इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की जो क्लास है जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में, वो इमर्ज नहीं हो पा रही है। और इस वजह से कोई भी ऐसा नहीं है जो लैंड को इम्प्रूव करे, मेंटेन करे, वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो इस चीज़ को इतना करते, उस चीज़ की इतनी केयर नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं करते।
ठीक है। इस वजह से हुआ है कि एग्रीकल्चर बहुत रूइन हुआ है और रूटीन रूइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है पेजेंट्री के ऊपर, और ये उनके कंडीशन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहा है, और उसके उस मुकाबले रूलिंग एरिस्टोक्रेसी जो है उनकी कंडीशन और अच्छी होती जा रही है, क्योंकि पूरी लैंड उनके अंदर में है, क्राउन जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और पेजेंट्री जो है वो कंटिन्यूसली ऑप्रेस होती जा रही है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पेल्सियट अ डच ट्रैवलर थे, और वो सब कॉन्टिनेंट अर्ली डेकेज ऑफ 17th सेंचुरी में उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को विजिट करा। तो बर्नियर की तरह वो भी बहुत ही शौक थे जब उनको ये पता चला कि कितनी ज़्यादा पावर्टी है यहाँ पर, और वो कहते हैं कि पावर्टी सो ग्रेट एंड मिजरेबल दैट द लाइफ ऑफ द पीपल कैन बी डिपिक्टेड और एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड ओनली एज द होम ऑफ स्टार्क वांट एंड द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बिटर वू। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर पावर्टी इतनी ज़्यादा है, इतनी वाइड स्प्रेड है कि ये सिर्फ ऐसे ही, मतलब ये इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस जगह को कि सिर्फ ये उन लोगों का घर है जिनको सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, और बहुत ही बिटर वू मतलब बहुत हार्डशिप्स, बहुत प्रॉब्लम्स का ही यहाँ पर लोग रहते हैं। होल्डिंग द स्टेट रिस्पॉन्सिबल, वो कहते थे कि ये जो एम्परर है, रूलर है, वो ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कहते हैं कि सो मच इज रंग फ्रॉम द प्रेजेंस दैट इवन ड्राई ब्रेड इज कास्टली लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक्स। तो बोलते कि इन पेजेंट्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है, इनसे इतना कुछ छीन लिया जाता है कि सूखी रोटी मतलब वो तक नहीं बचता कभी कभी इनको अपने पेट भरने के लिए। द पुअर पेजेंट, अब जैसे कि पेल्सियट ने बोला, इसी तरीके से बर्नियर भी एक डिस्क्रिप्शन देते हैं पावर्टी का, पेजेंट्री का कंट्री साइड में, और ये कहते हैं ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान मेनी आर लिटिल मोर देन सैंड और बैरन माउंटेन्स बैडली कल्टिवेटेड। तो इसमें बोलते कि एंड थिनली पॉपुलेटेड। तो बोलते कि बहुत ही बड़ा पोर्शन लैंड का जो है वो क्या है, बिल्कुल बैरन बंजारा ज़मीन है, ड्राई माउंटेन्स हैं, यहाँ पे लोग भी बहुत ही कम रहते हैं। Even a considerable portion of the good land remains untilled for want of laborers, many of whom perish in consequence of the bad treatment they experience from governors। तो बोलते हैं कि जो good land remains भी है, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से उनको लेबरर्स जो है वो अच्छे तरीके से उसका यूज़ में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नर्स उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जो पुअर पीपल है, जब वो इनकेपेबल बन जाते हैं ऑफ डिस्चार्जिंग द डिमांड्स ऑफ देयर rapacious lords, are not only often deprived of the means of subsistence but are also made to lose their children who are carried away as slaves। तो ये कहते हैं कि ये जो पुअर पेजेंट्री है ये अपने लॉर्ड्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते, अपने लॉर्ड्स को रोक नहीं पाते, लॉर्ड्स जो है वो उनके ऊपर बहुत टॉर्चर एंड ट्रबल्स करते हैं, और इस वजह से वो अपनी वो अपने डिमांड्स तक उनके सामने नहीं रख पाते हैं, उनका मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस मतलब खाने पीने के लिए उनके लिए कुछ नहीं बचता, यहाँ तक कि उनके बच्चों को एज स्लेव्स ले जाया जाता है, तो वो अपने बच्चों को तक नहीं बचा पाते हैं। Thus it happens that the peasantry, driven to despair by so excessive a tyranny, abandon the country। तो बोलते कि ऐसा होता है फिर इस कारण से कि वो पूरे रूलर्स से इतने जो जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर इतना टायरनी करते हैं, उनसे परेशान होकर वो फिर कंट्री को छोड़ देते हैं और वो इतने दुखी हो जाते हैं। इस इंस्टेंस में बर्नियर जो वो है एक कंटेम्प्रेरी डिबेट इन यूरोप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि नेचर ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी को लेकर डिबेट हो रही थी, और उनका इंटेंटेड मतलब उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन को मुगल इंडिया का दिया ताकि एक वार्निंग दे सके उन लोगों को जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के मेरिट्स नहीं समझ पाते हैं। मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए डिबेट में लड़ रहे होते हैं, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट करते हुए वो मुगल इंडिया का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि देखो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पर व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द पीपल, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द स्टेट। ये फिगर देखिए, अच्छा ये सॉरी क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू बर्नियर वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पेजेंट्स इन द सबकॉन्टिनेंट, डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन वुड हैव सर्व टू स्ट्रेंथन हिज केस। येस, आई थिंक इस डिस्क्रिप्शन से केस जो है उनका स्ट्रेंथन हुआ होगा, बिकॉज दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम, एंड जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनके बच्चों को स्लेव जैसे ले जाया जाता है, उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है, उनके पास लैंड इतना अच्छा नहीं बचता है कल्टीवेशन के लिए, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है, एंड उनको गवर्नर्स के थ्रू ऑप्रेस किया जाता है। ये फिगर देखिए, दिस इज़ अ ड्राइंग सच एज दिस 19th सेंचुरी एग्जाम्पल ऑफन रीइंफोर्स द नोशन ऑफ एन अनचेंजिंग रूरल सोसाइटी, कि मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है, कितना सिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन रूरल सोसाइटी जो है वो वैसी के वैसी है। एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस, बर्नियर जो है वो इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें कैसे
impoverished people के undifferentiated mass है, subjugated by a small minority of a very rich and powerful ruling class। मतलब पूरी जो टोटल मास है वो कितनी पुअर है, कितनी impoverished है, पावर्टी में जी रही है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है लोगों का जो कि रिच है और जो कि अपने रिच एंड रूलिंग एलीट जो है वो रिचेस्ट ऑफ रिच है, रूलिंग क्लास जो है वो कितनी पावरफुल है। पुअरेस्ट ऑफ पुअर और द रिचेस्ट ऑफ रिचेस के बीच में इतना डिफरेंस है, और कोई सोशल ग्रुप या क्लास नहीं है जो कि इनके बीच में आ सके। मतलब बर्नियर कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि देयर इज़ नो मिडिल स्टेट इन इंडिया, या तो कोई बहुत पुअर है या कोई बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब रिच वाला रिच है या पुअर वाला पुअर है, कोई मिडिल क्लास इंडिया में है ही नहीं। फिर बर्नियर जो है वो मुगल एम्पायर को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? इट्स किंग was the king of beggars and barbarians. Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air, and its fields overspread with bushes and full of pestilential marishes. And all this was because of one reason, crown ownership of land. तो बर्नियर बोलते हैं कि यहाँ के जो राजा है ना इस लैंड के, वो कुछ नहीं सिर्फ भिखारियों के राजा है, बारबेरियंस के राजा। यहाँ की जो फील्ड है वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं है, सिर्फ जंगली पेड़, जंगली वगैरह, बुशेस वगैरह से भरा हुआ है। यहाँ की हवा जो है वो पोल्यूटेड है, गंदी हवा है। यहाँ के जो एंड ये सब सिर्फ एक रीज़न की वजह से है, क्योंकि लैंड की ओनरशिप जो है वो क्राउन ओनरशिप है, क्राउन उसको ओन करता है। क्यूरियसली कोई भी मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं कि स्टेट जो था वो सोल ओनर ऑफ लैंड था। जैसे कि अबुल फजल जो थे, जो अकबर के कोर्ट में 16वीं सेंचुरी ऑफिशियल क्रॉनिकलर अकबर के कोर्ट में थे, वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो कि लैंड है वो रेम्यूनरेशन ऑफ सोवरेनिटी है, a claim made by the ruler on his subject for the protection he provided rather than as rent on land that he owned। तो वो कहते हैं, अबुल फजल इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो लैंड के ऊपर पैसा ले रहे हैं वो एज रेंट नहीं ले रहे हैं, वो पैसा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एज अ प्रोटेक्शन वो पैसे लिया जा रहा है। ये पॉसिबल है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स जो है वो इस रेंट को लैंड रेवेन्यू की तरह देखते थे, क्योंकि ये डिमांड बहुत हाई थी, लेकिन फिर भी ये एक्चुअली एक रेंट नहीं था, एक लैंड टैक्स नहीं था, बट ये टैक्स था क्रॉप के ऊपर, लैंड के ऊपर नहीं, क्रॉप के ऊपर टैक्स था। सो ये डिफरेंस जो है वो यूरोपियन ट्रैवलर्स नहीं देख पाए। बर्नियर की जो डिस्क्रिप्शन है वो वेस्टर्न थ्योरीज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से। बर्नियर के डिस्क्रिप्शंस को वेस्टर्न थ्योरिस्ट ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है। 18th सेंचुरी से जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे उन्होंने बर्नियर का अकाउंट पढ़ा, उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे। ये जो फ्रेंच फिलोसोफर था जैसे मॉन्टेस्की, उन्होंने इस अकाउंट को यूज़ करके ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का एक अकाउंट अपनी मतलब एक डेवलप करा है, जिसके अकॉर्डिंग एशिया के जो रूलर्स हैं जिन्हें द ओरिएंट और द ईस्ट कहा जाता है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड उनके कंडीशंस में मतलब उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही सब्जुगेशन में पावर्टी में रहते हैं। और वो ये आर्ग्यू करते हैं दैट जितना भी लैंड है वो पूरा के पूरा किंग का है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो नॉन एग्जिस्टेंट थी, और इस व्यू के अकॉर्डिंग हर कोई जो है एम्परर को और उसके नोबल्स को छोड़ के बिल्कुल उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता था। ये आइडिया जो थे इसको फर्दर डेवलप करा कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक लिखा था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसने इस आइडिया को और भी ज़्यादा फर्दर डेवलप करा 19th सेंचुरी में। उन्होंने आर्ग्यू करा कि इन इंडिया जैसे कि बाकी एशियन कंट्रीज़ में होता था, कॉलोनियलिज्म के पहले जो भी सरप्लस था वो स्टेट कंट्रोल करता था। इस वजह से एक ऐसी सोसाइटी इमर्ज हुई है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस एंड इंटरनली इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़, मतलब कि जो सोसाइटी थी वो एक तरीके से इक्वल थी, ऑटोनॉमस थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। जो इम्पीरियल कोर्ट होता था वो इन विलेज कम्युनिटीज़ के ऊपर प्रिजाइड करता था, उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता था, जब तक पूरा के पूरा सरप्लस जो है वो स्टेट के पास आता था। तो जो इम्पीरियल जो है वो उनकी भी ऑटोनॉमी को, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करता था। ये एक स्टैग्नेंट सिस्टम की तरह रिगार्ड किया जाता था जिसमें कोई डेवलपमेंट ना हो, बस एक जैसा सिस्टम चलते रहे।
लेकिन हम ये चैप्टर 8 में देखेंगे कि ये पिक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी जो है वो ट्रू नहीं है। यहाँ तक कि ये बात भी है कि 16 और 17 सेंचुरी में रूरल सोसाइटी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलता है। इक्वालिटी और इगैलिटेरियन इतना नहीं देखने को मिलता जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो स्पेक्ट्रम के एक एंड में तो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनकी बहुत सुपीरियर लैंड राइट्स को एंजॉय करते थे लैंड के ऊपर, और दूसरी तरफ वो अनटचेबल लैंडलेस लेबरर्स थे। तो इनके बीच में बहुत डिफरेंस था। ये बिग पेजेंट जो थे वो लेबर को हायर करते थे और उनको इंगेज करते थे अपने लैंड के ऊपर चीज़ें उगाने के लिए, और स्मॉलर पेजेंट जो थे वो बेरली अपना प्रोड्यूस कर पाते थे अपने सब्सिस्टेंस के लिए। अ वार्निंग फॉर यूरोप। बर्नियर ने यूरोपियन किंग्स को मुगल मॉडल को डिस्क्राइब करते हुए एक वार्निंग दी है। इनके जो किंगडम है वो बहुत फार फ्रॉम बीइंग वेल कल्टिवेटेड है, मतलब यहाँ पर कोई बहुत अच्छा कल्टिवेशन नहीं होता है, बहुत दूर है उससे, और कोई वो बहुत वेल बिल्ट नहीं है। तो जो रिच है वो बहुत पोलाइट है और वही फ्लरिश कर रहे हैं। हमारे किंग्स जो है वो अदरवाइज रिच है, पावरफुल है, और हमें ये हमें ये वादा लेना चाहिए, हमें ये प्रण ले लेना चाहिए कि दे आर मच बेटर एंड मोर रॉयली सर्व्ड, कि जो हमारे किंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्व करे जाते हैं। दे वुड सून बी किंग्स ऑफ डेजर्ट्स, अगर वो अगर वो वही फॉलो करेंगे जो कि मुगल्स फॉलो करें इंडिया में, जो मैंने देखा है, तो सून वो डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान के राजा बनेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, भिखारियों के राजा बनेंगे जैसे कि मुगल्स हैं। तो हमें ग्रेट सिटीज़ को, ग्रेट बरोज को हमें रेंडर्ड अनइनहेबिटेबल बिकॉज ऑफ इल एयर एंड टू फॉल टू रूइन विदाउट एनी बॉडीज टेकिंग केयर ऑफ रिपेयरिंग दैम। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं जितने भी जगह हैं जहाँ पर अभी तक कोई लोग नहीं रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हवा अच्छी नहीं है या फिर वहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, तो हमें उसको रिपेयर करना चाहिए, उनका टेक केयर करना चाहिए। जितने भी जितने भी हिलॉक्स या फील्ड्स हैं जो ओवर स्प्रेड विद बुशेस हैं उनको टेक केयर करना चाहिए, उनको कल्टिवेट करना चाहिए, और ताकि हमारे राजा जो है वो भी ऐसे भिखारियों के राजा ना बन जाए जो मुगल्स हैं आज। तो बर्नियर कैसे डिपिक्ट करता है एक सिनेरियो ऑफ डूम, ये सब ये देखिए, भिखारियों के राजा, किंग ऑफ डेजर्ट्स, बेगर्स, बारबेरियंस, and abandoned, ill air and uninhabitable, repair them, filled with pestilential marishes, and already been intimated. Once you have read chapter 8 and 9, return to this description and analyze it again. You can do it. A more complex social reality. बर्नियर का प्रीऑक्यूपेशन क्या था? मुगल स्टेट को टायरेनिकल दिखाने का, जैसा कि वो मुगल स्टेट को दिखाते थे कि कितना बुरा है, कितना अपने ऑप्रेसिव है, कितना वो है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ओकेजनली और एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी की तरफ भी हिंट करते हैं। जैसे कि उन्हें ये लगा था कि आर्टिसंस जो थे उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, क्योंकि प्रॉफिट जो था वो सब स्टेट ले जाते थे। तो आर्टिस्ट कुछ भी इम्प्रूवमेंट ही नहीं करना चाहते थे। मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो हर जगह डिक्लाइन में थे। उसी टाइम पर उन्होंने कंसीड किया कि वास्ट क्वांटिटी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रेशियस मेटल जो था वो इंडिया में आता था, और मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो मतलब गोल्ड एंड सिल्वर के उसमें मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो उसको एक्सपोर्ट करते थे। उन्होंने ये भी नोटिस करा कि एक प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी थी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज में इंगेज थी। तो ये एक तरफ तो बर्नियर दिखाते कि मुगल स्टेट बहुत टायरेनिकल था, बहुत ही लोग जो थे वो पावर्टी में रह रहे थे, और दूसरी तरफ ये बहुत ही वेल सर्व्ड उनकी मर्चेंट कम्युनिटी। तो ये कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी की तरफ पॉइंट करता है कि जैसा वो बताते हैं वो बिल्कुल ट्रू नहीं है, हर टाइप के लोग वहाँ पर मिलते हैं। ये गोल्ड स्पून है, स्टडेड विद एमरल्ड्स एंड रूबल्स, एन एग्जाम्पल ऑफ द डेक्सटेरिटी ऑफ मुगल आर्टिसंस। ये देखिए, अ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो। रीड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। बर्नियर का क्या कहना है एग्रीकल्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में? ये ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है कि इस कंट्री का बहुत ही वास्ट एरिया, बहुत ही लार्ज पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। जैसे कि बंगाले यानी बंगाल का लार्ज किंगडम, और मतलब इतना फर्टाइल है कि वो इजिप्ट को भी सरपास कर जाए। और नॉट ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, कॉर्न एंड अदर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, बट ऑफ इनन्यूमरेबल आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स विच आर नॉट कल्टिवेटेड इन इजिप्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ
इजिप्ट में जिस तरीके से प्रोडक्शन होता है उसी को सरपास नहीं करेगा, बल्कि ऐसी चीज़ें भी वो प्रोड्यूस करते हैं जो इजिप्ट में होती नहीं है, जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, इंडिगो है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अबंडेंट में प्रेजेंस है। लैंड भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से टिल किया जा रहा है। यहाँ पर आर्टिसन जो है वो नेचुरली इंटॉलरेंट है, फिर भी देयर इज़ अ नेसेसिटी कि वो अपने आप को एम्प्लॉय करे। बहुत सुंदर सुंदर कारपेट्स, ब्रोकैड्स, एम्ब्रॉयडरीज, गोल्ड एंड सिल्वर क्लॉथ को वो मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत सारे सॉर्ट ऑफ सिल्क है, कॉटन गुड्स हैं जिसको वो कंट्री में यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अब्रॉड। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हर अदर क्वार्टर ऑफ द ग्लोब में सर्कुलेट होने के बाद वापस आता है, ताकि वापस से हिंदुस्तान में आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो वापस से हिंदुस्तान में पूरे ट्रैवल करने के बाद आ जाता है। ओके, सोर्स 11 से ये डिस्क्रिप्शन कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर सोर्स 11 है तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सोर्स 11 में बहुत ही अलग ही एक इमेज बताई गई है, और इसमें बहुत ही अलग इमेज दिखाई गई है एग्रीकल्चर और प्रेजेंट्री की। आप मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर जा सकते हैं, विजिट करिए, आपको क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के और वीडियोस मिल जाएंगे फॉर द सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग। बहुत जल्दी मैं CUET के लिए भी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगी। आई नो आई एम वेरी लेट, आज से CUET के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हू इज़ गिविंग देम। इनफैक्ट 17th सेंचुरी के अराउंड जो है 15% ऑफ द पॉपुलेशन टाउन्स में रहती थी। ये एवरेज था, हायर देन द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। वेस्टर्न यूरोप में जितनी पॉपुलेशन टाउन अर्बन एरियाज़ में रहती थी, उससे इंडिया में ये ज़्यादा थी, ठीक है, सेम पीरियड में। इसके बावजूद बर्नियर ने मुगल सिटीज़ को कैंप टाउन्स की तरह से डिस्क्राइब किया है। मतलब इसका मतलब है कि जो टाउन्स है वो सिर्फ उनके एग्जिस्टेंस किसको ओ करते हैं, उनके सर्वाइवल पे डिपेंडेंट है, किसको ओ करते हैं, इंपीरियल कैंप को। मतलब भले ही ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रह रही थी इंडिया में एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप वगैरह, लेकिन फिर भी वो अभी भी कहते हैं कि ये टाउन्स सिर्फ कैंप टाउन्स हैं। बर्नियर को लगता था कि ये सिर्फ इसलिए एग्जिस्टेंस में क्योंकि इंपीरियल कोर्ट जो है वो बहुत जल्दी से मूव हुआ है, या फिर रैपिडली डिक्लाइन हो जाता है जब वो मूव आउट होता है। तो उसने ये सजेस्ट कराया कि उनका कोई वायबल सोशल इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ वो राजा और उसके मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। लैंड ओनरशिप की जहाँ तक बात है, तो बर्नियर जो थे वो एक ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे। देखिए, हर टाइप के टाउन्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स भी थे, ट्रेडिंग टाउन्स भी थे, पोर्ट टाउन्स थे, सेक्रेट सेंटर्स भी थे, पिलग्रिमेज टाउन्स भी थे। उनका एग्जिस्टेंस होता, उसका एक इंडेक्स होता प्रॉस्पेरिटी का, मर्चेंट कम्युनिटी, प्रोफेशनल क्लासेस था। तो मतलब प्रॉस्परस भी थे, मर्चेंट्स थे जो कि प्रोफेशनल क्लासेस थी, वो काफ़ी प्रॉस्परस भी थी। तो बर्नियर उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बहुत ही अलग पिक्चर में पेंट कर रहे थे। मर्चेंट्स जो थी उनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, किंटाइज थे, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थे अपने खुद कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज़ में। वेस्टर्न इंडिया में ये जो ग्रुप्स थे इनको महाजन कहा जाता था, या फिर और उनके चीफ को कहा जाता था सेठ। अर्बन सेंटर जैसे कि अहमदाबाद थे, जो महाजन थे वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ और द मर्चेंट कम्युनिटी, जो कहा जाता था नगर शेठ। तो अहमदाबाद में उनको कहा जाता था नगर शेठ। और दूसरे अर्बन ग्रुप्स थे जिनका प्रोफेशनल क्लासेस जैसे फिजिशियंस, हकीम या वैद हो गए, वैद या हकीम, टीचर्स हो गए, पंडित या मुल्ला, लॉयर्स हो गए, वकील हो गए, पेंटर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, कैलीग्राफर्स हो गए। ये सब अच्छी खासी क्लासेस थी, प्रॉस्परस थी, दे वर वेल डूइंग क्लासेस। कुछ जो थे वो इंपीरियल पैटर्नेज पे डिपेंडेंट थे, और बहुत कुछ जो थे वो अदर बाकी लोगों को सर्व करके भी अपना पैसे वगैरह कमाते थे और अपनी एम्प्लॉयमेंट करते थे। फिर भी और बहुत सारे और लोग थे जो ऑर्डिनरी लोगों को क्राउडेड मार्केट्स में भी सर्व करते थे। द इम्पीरियल कारखानास, बर्नियर इज़ परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन जो कि एक कारखानास के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट हमें प्रोवाइड करता है वर्कशॉप्स के ऊपर। तो वो वर्कशॉप्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बड़े बड़े हॉल्स है बहुत जगहों पर जिनको कहते हैं कारखानाज या वर्कशॉप्स। ये आर्टिसंस के लिए एक बड़े से हॉल में एम्ब्रॉयडर्स है जो वो बहुत ही बिजीली एम्प्लॉयड है, उनको सुपरवाइज करते हैं उनके मास्टर। दूसरे कारखाना में तुम गोल्ड्समिथ देख सकते हो, तीसरे में तुम पेंटर्स, चौथे में लैक्वर वर्क के लिए वार्निशर्स, पाँचवें में जॉइनर्स, टर्नर्स, टेलर्स, शू मेकर्स,
छठे में मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्केल, ब्रोकैट एंड फाइन मसलिन्स। तो इस तरीके से अलग अलग कारखाने में अलग अलग ग्रुप ऑफ लोग जो थे वो एक साथ रहते थे बड़े से हॉल में और बहुत बिजीली एम्प्लॉयड थे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। आर्टिसंस जो थे वो हर मॉर्निंग कारखाना आते थे जहाँ पर वो पूरे दिन अपना काम करते रहते थे और इवनिंग में वापस अपने घर रिटर्न कर जाते थे। ये कारखाना जो था ये बहुत ही क्वाइट था, रेगुलर मैनर में, मतलब इसी तरीके से चलता रहता था और इनका टाइम जो था वो इसी तरीके से पास होता था। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता था उनकी कंडीशन में, वो जहाँ थे वहीं के वहीं रहना चाहते थे। तो बर्नियर कैसे एक सेंस कन्वे करते कि देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी बट देयर वाज लिटिल प्रोग्रेस। ये पूरा पैराग्राफ जो है इसमें कि वो अपना पूरा टाइम तो वहाँ पर स्पेंड करते थे लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं करते थे, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देते थे। स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट पे हैं हम। ट्रैवलर्स जिन्होंने रिटर्न अकाउंट्स छोड़े हैं वो जनरली मेन हैं जो कि इंटरेस्टेड थे और समटाइम्स इंट्रीग थे कि विमेन की कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में क्या थी। कभी कभी वो सोशल इनइक्विटीज़ को ग्रांटेड के लिए ले लेते थे, जैसे उनको लगता था कि ये नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ऐसा हर जगह होता है, ये तो नेचुरल चीज़ है कि विमेन को इस तरीके से ऑप्रेस या सप्रेस किया जाता है, उनकी कंडीशन ऐसी थी। जैसे कि स्लेव्स को ओपनली मार्केट्स में सोल्ड किया जाता था बाकी जैसे कमोडिटी के जैसे, और वो रेगुलरली एक्सचेंज करे जाते थे एज गिफ्ट्स। तो मतलब स्लेव्स को गिफ्ट की तरह देते थे कि मैं आपको एक नौकर दे रहा हूँ, या नौकर को ऐसे मार्केट में ओपनली सेल किया जाता था। तो ये ऐसे लगता था कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, उसको फॉर ग्रांटेड देते थे, उनको कोई बहुत चीज़ इंट्रीगिंग नहीं लगती थी। जब इब्न बतूता सिंध पहुँचे और उन्होंने घोड़े, कैमल और स्लेव्स खरीदे एज गिफ्ट्स सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, तो इब्न बतूता ने भी ऐसे ही करा कि उन्होंने घोड़े, ऊँट और कुछ नौकर खरीदे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। जब वो मुल्तान पहुंचे तो उन्होंने गवर्नर को इसके साथ प्रेजेंट किया, एक स्लेव, एक हॉर्स और कुछ रेजिन्स, आलमंड्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता को बताते कि वो कितने खुश थे कि विथ अ sermon of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 तंकास कॉइन्स एंड 200 slaves। तो ये इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन में हमें मिलता है कि इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया था कि एक बार नसीरुद्दीन ने कितना अच्छा सरमन दिया था, वो इससे इतने अच्छे खुश थे कि मोहम्मद तुगलक ने उन्होंने 1000 तंकाज यानी कि 1000 सिक्के दिए और 200 स्लेव्स दिए। तो आप सोच सकते हैं कि स्लेव्स को किस तरीके से कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। ओके, वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। अगर आपको क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के अदर सब्जेक्ट्स के लिए और वीडियोस चाहिए तो आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी CUET के ऊपर वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु आर अटेंडिंग CUET। ऐसा लगता है इब्न बतूता के अकाउंट से कि स्लेव्स के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन था। कुछ फीमेल स्लेव्स जो थी वो सुल्तान के सर्विस में वो एक्सपर्ट्स थी म्यूज़िक और डांस में। तो इब्न बतूता जो थे वो उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय करते थे सुल्तान की बहन की शादी पर, और उनके स्लेव्स की डांस और म्यूज़िक परफॉर्मेंस। फीमेल स्लेव जो थी वो सुल्तान वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान, ताकि वो अपने नोबल्स पे एक नज़र रख सके, उसके लिए भी सुल्तान फीमेल स्लेव्स को एम्प्लॉय करती थी। स्लेव्स जो थी वो जनरली क्यों यूज़ करी जाती थी, मतलब डोमेस्टिक लेबर के लिए। और इब्न बतूता जो थे उन्हें लगा था कि उनकी सर्विसेज बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि वो विमेन एंड मेन को पैलेंक्विन्स और ढोला जो कि मतलब पालकी में कैरी करने के लिए स्लेव्स का यूज़ किया जाता था। स्लेव्स की जो प्राइस थी, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स की जो प्राइस थी, वो डोमेस्टिक लेबर के लिए जो रिक्वायर्ड थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही इजीली अफोर्डेबल थी, और बहुत सारी फैमिली जो थी उनको अफोर्ड कर पाती थी। और हर बहुत फैमिलीज़ में 1 और 2 स्लेव्स तो होते ही होते थे। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स और राइटर्स जो थे उन्होंने इस ट्रीटमेंट को हाईलाइट कराई कि विमेन जो थी बहुत ही क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस थी वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटीज़ में, बहुत ही डिफरेंट थी। कैसे? सरप्राइजिंगली बर्नियर जो था उन्होंने सती सिस्टम को डिटेल डिस्क्रिप्शन देने का सोचा। उन्होंने नोट किया कि कुछ विमेन जो थी वो डेथ को इम्प्रेस कर लेती थी खुशी खुशी, और कुछ जो थी उनको फोर्स किया जाता था मरने के लिए। स्लेव विमेन, इब्न बतूता हमें बताते हैं कि ये एम्परर की हैबिट है कि वो हर नोबल के साथ, चाहे कितना भी अच्छा हो बुरा हो, उसमें एक स्लेव होते थे जो उनका स्पाई करते थे। वो ये भी अपॉइंट करते थे, फीमेल स्कैवेंजर्स भी अपॉइंट करते थे जो कि हाउसेस में मतलब बिना बोले घुस जाती थी, और उनके लिए स्लेव गर्ल्स जो थे वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करती थी, जो भी इन्फॉर्मेशन वो उनको मिलती थी। तो बहुत सारी फीमेल स्लेव जो थे वो कैप्चर की जाती थी रेड्स और एक्सपेडिशंस में। द चाइल्ड सती, ये बहुत ही पॉइगनेंट डिस्क्रिप्शन बर्नियर का हम कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट। तो बर्नियर कहते हैं, लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर सी यंग विडो देखी जो कि सैक्रिफाइस हो रही थी, जो सोच भी नहीं सकती थी, मतलब मैं नहीं सोच सकता था कि 12 साल से बड़ी होगी। वो पुअर लिटिल क्रीचर जो थी वो
इतनी मतलब डेड लग रही थी, वो थी तो जिंदा पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी डेड थी जब वो उस ड्रेडफुल पिट में अप्रोच करती है, मतलब जहाँ पर उसको जलना था। उसके माइंड की एगनी, कितनी कितनी वो परेशानी और कितने दुख के साथ वो जा रही थी, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, डर के मारे ट्रम्बल कर रही थी, उसकी हालत इतनी ख़राब थी। लेकिन 3 और 4 ब्राह्मण जो थे, उनके साथ एक बूढ़ी सी औरत थी जिसने उसको हाथ से पकड़ा हुआ था। वो उसको जानबूझ के फोर्स कर रहे थे कि तुम जाओ आग में जाके बैठ जाओ, अपने आप से जल जाओ। उसके हाथ पैर बांध दिए और मतलब वो भागती भी तो कहाँ भागती, बस भागना ही उसका एक रास्ता था। और इस सिचुएशन में उस इनोसेंट क्रीचर को जिंदा जला दिया गया। तो मेरे लिए ये चीज़ को रिप्रेस करना, मेरी फीलिंग्स को, और ये बहुत मुश्किल था कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ जाता है। लेकिन विमेंस की जो लाइफ थी वो बहुत कुछ बाकी सब प्रैक्टिस ऑफ स्टडी के अलावा भी बहुत चीज़ों में होती थी। लेबर बहुत क्रूशल था, दोनों एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लेबर के लिए यूज़ किया जाता था विमेन को। मर्चेंट फैमिलीज़ की जो विमेन थी वो ऑफन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करती थी, कभी कभी वो मर्सेंटाइल डिस्प्यूट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में भी ले जाती थी। तो ऐसा है कि विमेन की कंडीशन जो थी वो प्राइवेट स्पेसेस ऑफ होम में कन्फाइनमेंट नहीं थी, उनके और भी रोल्स थे। हमने नोटिस किया होगा कि जो ट्रैवलर के अकाउंट है ये हमें बहुत ही टैंटलाइजिंग ग्लिम्स ऑफ लाइफ देते हैं मैन एंड विमेन, मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही ऑर्डिनरी और बहुत ही एक अलग सी लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन उनका ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी शेप किया जाता है। मतलब उसी टाइम पर बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ है जो ये ट्रैवलर्स जिन्होंने उनको नोटिस नहीं किया। तो ट्रैवलर्स जो थे वो बिल्कुल कंप्लीट अकाउंट भी नहीं दे पाए हैं, या उनके बायस्ड भी हो सकते थे कभी कभी अकाउंट्स। उनके एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ मेन एंड पॉसिबली विमेन अननोन भी है, वो जो कि सब कॉन्टिनेंट क्रॉस करके सीज एंड माउंटेन्स में दूसरे लैंड्स में जाते थे। तो वो क्या सुनते थे, क्या देखते थे, उनके रिलेशंस कैसे थे बाकी लोगों से, उनकी लैंग्वेज क्या यूज़ करते थे, ये और क्वेश्चंस है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिस्टोरियंस आने वाले सालों में इसको एड्रेस कर पाएंगे। ओके, A sculpted panel from Mathura depicting travelers. What are the various ways of modes of transport shown? ये कार्ट दिख रहे हैं, हॉर्स दिख रहे हैं, फुट दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहे हैं। टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सम ट्रैवलर्स हु लेफ्ट अकाउंट्स 1973 to 1048 में मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी, मतलब फ्रॉम उज़्बेकिस्तान अल बिरूनी। 1254 to 1323 मार्को पोलो फ्रॉम इटली। 1304 to 77 इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को। 1413 to 82 अब्दुल रज़क कमल अल दिन इब्न इशक अल समरकंदी फ्रॉम समरकंद। 1466 to 72 अफनसी निकितीन 15th century फ्रॉम रशिया। 1518 में दुआर्ते बारबोसा dated 1521 from Portugal visit India। 1562 में year of death सैयद अली रईस from Turkey। 1536 to 1600 Antonio Montserrat from Spain। 1626 to 31 Mahmud Wali Balkhi from Balkh। 1600 to 67 Peter Mundy from England। 1605 to 89 Jean Baptiste Tavernier from France, and 1620 to 88 Francis Vernier from France. So